दो खूबसूरत लड़कियां अपनी कार में सड़क पर तेजी से जा रही थीं। वे एक पुरानी कार डीलरशिप पर रुकीं। एक सुनहरे बालों वाला लड़का उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे कार से बाहर निकली, वह उन्हें अंदर ले गया ताकि वे पुरानी मर्सिडीज देख सकें जिसके बारे में वे चर्चा कर रही थीं। लड़कियां मासूम लग रही थीं, लेकिन वे वास्तव में गुप्त रूप से एक बड़ी योजना को अंजाम दे रही थीं। सफेद ब्लेजर वाली लड़की ने कार की उत्पत्ति के बारे में सवाल किया, ये सोचते हुए कि यह इतनी नई और इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। 9 फूलों वाली ड्रेस में लड़की ने पूछा कि क्या कार को फिर से तैयार किया गया था। उन्होंने उस पर दबाव डाला, जिससे उसे यह खुलासा करना पड़ा कि मालिक ने मर्सिडीज को एक भूमिगत नीलामी में खरीदा था। अंदरूनी हिस्सा शानदार दिखता है। लड़कियों ने एक कीमत तय की और वहीं पर नकद भुगतान कर दिया। गोरे लड़के ने पैसे की गंध ली और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जब सफेद ब्लेजर वाली लड़की ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह चालू नहीं हुई। गोरा लड़का तुरंत पीछे हट गया और उन्हें दूसरी कार देखने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी चाल पकड़ ली। डीलरशिप ने ग्राहकों को ऊंची लेकिन उचित कीमत पर सहमत कराने के लिए एक अच्छी कार का उपयोग किया। फिर उन्होंने अच्छी कार को ऐसा बना दिया जैसे वह खराब हो गई हो। फिर वे ग्राहकों को दूसरी कार खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करते। अगर ग्राहक सहमत नहीं होते तो उन्हें अपनी जमा राशि वापस नहीं मिलती। पकड़े जाने पर सुनहरे बालों वाले आदमी ने गुस्से में 2 हट्टे कट्टे लोगों को बुलाया ताकि वे उनसे निपट सकें। इस बीच अंदर डीलरशिप का मालिक अपने दल के साथ पिज्जा खाने वाला था जब बीमा कंपनी से योन हो आया। मालिक उससे नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि उसकी काली बीन्स की नूडल्स ठंडी हो जाएंगी और उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। उसने योन हो से इंतजार करने को कहा। बाहर सुनहरे बालों वाला लड़का लड़कियों से बदला लेने की खुशी में 2 हट्टे कट्टे लोगों से उन्हें पकड़ने को कहा, लेकिन वे खुद ही पकड़े गए। यह पता चला कि वे चारों एक टीम थे। फिर पूरी टीम मालिक के ऑफिस में घुस गई। उन्होंने अपना परिचय दिया, यह TCI है। हम कार धोखेबाजों और ट्रैफिक अपराधियों को पकड़ते हैं। जैसे ही TCI ने अपना परिचय समाप्त किया, बिग बॉस जो ने अपने आदमियों से लड़कियों को पकड़ने के लिए कहा। मिन किसी से नहीं डरती थी। उसने अपना विग उतार फेंका और मेज पर कूद गई। बिग बॉस जो के चेहरे पर सीधा किक मारा। जोंग अपनी फूलों वाली ड्रेस में भी पीछे नहीं हट रही थी। वह कुछ बार घूमी और कुछ लोगों को जमीन पर गिरा दिया। बिग बॉस ने देखा कि उसके आदमी पिट रहे हैं तो वह मेज के नीचे से भाग गया, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो चीफ जोंग ने उसे हथकड़ी लगा दी। मिन ने गुंडों को खत्म किया और फिर बीमा वाले को मुक्का मारा, उसे बेहोश कर दिया इससे पहले कि वह कुछ समझा सके। अंदर वो कर्मचारियों को खुद को हथकड़ी लगाने का तरीका दिखा रहा था। उसने उन्हें एक रस्सी दी और उन्होंने अभ्यास किया। लड़के इतने अच्छे से पेश आ रहे थे कि TCI को स्थिति पर नियंत्रण पाने में सिर्फ कुछ मिनट लगे, लेकिन फिर बिग बॉस के और लोग उसे बचाने आ गए। चीफ जोंग ने हवा में चेतावनी के लिए गोली चलाई। इससे वे डर गए, इसलिए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए और हथकड़ी पहन ली। लेकिन फिर असली पुलिस आ गई और अपराधियों को थाने ले गई। हालांकि प्रेस ने जासूसों को घेर लिया और उनकी प्रशंसा की। भले ही असली श्रेय TCI को जाता था, सभी निराश थे, लेकिन फिर एक रिपोर्टर ने उनके बारे में एक लेख लिखने की पेशकश की। TCI खुश था और तस्वीरों के लिए पोज दिया। स्टेशन के अंदर बिग बॉस को गलियारे के फर्श पर बैठाया गया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह फर्श को गंदा करे। सुनहरे बालों वाला आदमी सोचता था कि वह बड़ा आदमी है क्योंकि उसे पहले सवाल किया गया, लेकिन फिर बीमा वाले को पहले बुलाया गया, जिससे सुनहरे बालों वाला आदमी जलन महसूस करने लगा और उसकी टीम पागल हो गई। योन हो ने अपना बीमा अन्वेषक बैज दिखाया। मिन को उसे गिरफ्तार करने का बुरा लगा, इसलिए उसने जल्दी से उसकी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने उसे उस सीरियल किलर के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत दिए जिसने हत्या करने के लिए कार का इस्तेमाल किया था। उसने जोर देकर कहा कि उसे वापस कॉल करना होगा। अंत में रात होते होते TCI ने पुरानी कार के ठगों से निपटना समाप्त कर दिया। सुबह का लेख पहले ही प्रकाशित हो चुका था और टीम अपनी उपलब्धि को लेकर उत्साहित थी, इसलिए उन्होंने बारबेक्यू करने का फैसला किया। जब वे खा रहे थे, जासूस इकाई पहुंची। सभी बड़े टेबल भरे हुए थे, इसलिए प्रमुख ने TCI को छोटे टेबल पर जाने के लिए चिल्लाया। उन्होंने TCI को नीचा दिखाया। मिन गुस्से में थी, लेकिन प्रमुख जोंग ने अपनी टीम से कहा कि वे दूसरे टेबल पर चले जाएं। मिन गुस्से में थी और प्रमुख योंग को दोषी ठहराया। आपने इस टीम को बनाया, लेकिन आप अपने सदस्यों को इस तरह से व्यवहार करने देते हैं। वास्तव में उन्हें नीचा दिखाने का कारण यह था कि TCI आधिकारिक रूप से पुलिस विभाग का हिस्सा नहीं था। वे कार से संबंधित अपराधों से निपटते थे, लेकिन वे जासूस नहीं थे। वे यातायात की जांच करते थे, लेकिन वे यातायात पुलिस नहीं थे। चीफ जोंग ने अपनी टीम को शांतिपूर्वक आश्वस्त किया कि वे समय आने पर उनकी टीम बनाने का कारण समझ जाएंगे। अचानक मिन को चौंकाने वाली खबर मिली। उनकी दादी का निधन हो गया था। यह इतना अचानक था कि वह घबरा गईं और तुरंत श्मशान गृह चली गईं। उन्होंने अपनी चचेरी बहन को गले लगाया और अपने पिता के साथ बैठकर बात की। उसे पता चला कि एक बेरोजगार आदमी ने गलती से उसकी दादी को टक्कर मार दी थी। उसके पिता ने आरोप नहीं लगाने का फैसला किया और केवल थोड़ी सी मुआवजा राशि स्वीकार की, लेकिन योन हो वहां था।
मिन घबराहट में उसके पास गई और पूछा। उसने उससे कहा, तुमने वो दस्तावेज नहीं पढ़े जो मैंने तुम्हें दिए थे। ये सुनकर मिन ने तुरंत फाइल पलटी। उसने पाया कि यह उसकी दादी के हादसे की जांच थी। अपराधी का नाम हो क्यों था। उसने 4 बुजुर्ग लोगों को मारा, जिनमें से 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कभी पकड़ा नहीं गया। वह केवल उन बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाता था जो अकेले रहते थे। दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों के परिवारों ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह गरीब था, लेकिन फिर उसे बहुत सारा बीमा पैसा मिला। वह ड्राइवर का बीमा खरीदता, जानबूझकर लोगों को मारता ताकि पैसा मिल सके और फिर पीड़ितों के परिवारों को उसका थोड़ा सा हिस्सा देता। यही कारण था कि बीमा कंपनी उसकी जांच कर रही थी। यह सुनकर चीफ जोंग गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा। वह और मिन उस बुजुर्ग महिला से मिलने गए जो चमत्कारिक रूप से बच गई थी। उसका बेटा अपनी भूलने वाली मां से नाराज था। उसने कहा कि वह गाड़ी से टकरा गई थी क्योंकि वह लेन के निशानों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने केवल 4 मिलियन वॉन का मुआवजा स्वीकार किया और ड्राइवर को जाने दिया। इस बीच योन हो पहले पीड़ित के परिवार से मिलने गया था। भतीजी को अपनी चाची की मौत की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कहा कि उसकी चाची ने पहले उसकी बेटी को चोट पहुंचाई थी, इसलिए जब उसकी मौत हुई तो उसे राहत मिली। उसने थोड़ी सी मुआवजा राशि ली और ड्राइवर को भी जाने दिया। जब मिन और प्रमुख दूसरी पीड़िता के परिवार से मिलने गए तो योन हो पहले से ही वहां था। उन्हें इंतजार करना पड़ा। पीड़ित का बेटा बहुत दूर काम करता था। उसने कहा कि सड़क संकरी थी, इसीलिए उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया था। वे सभी गरीब थे, इसीलिए उसने आरोप नहीं लगाए। इस समय तक दोनों योन हो और मिन को एहसास हो गया था कि ड्राइवर उनकी सहानुभूति का फायदा उठा रहा था। जब मिन और प्रमुख ड्राइवर को ढूंढने गए तो वह बहुत परेशान और पछतावे से भरा हुआ दिखा। जब चीफ जोंग ने उससे पूछा, तुमने 2 साल में 4 लोगों को मारा, इतनी बार लापरवाह होना असंभव है। वह कांपते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझ पर भूत सवार है। वह डरा हुआ दिख रहा था। योन हो पास में बैठा और पूछताछ सुन रहा था। उस रात वह मिन की दादी के दुर्घटना स्थल पर जांच करने गया। वह लगभग उन्हें टक्कर मार देता। इस करीब से बचने की घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उसकी चाची सड़क के किनारे कागज के टुकड़े उठा रही थी जब होक्यू ने जानबूझकर गाड़ी मोड़ी और उन्हें टक्कर मारी। योन हो ने मिन को होक्यू के बीमा समझौते की रिकॉर्डिंग वाला USB दिया। फिर उसने सुझाव दिया कि वह उसके पुराने कार्य सौदों की जांच करे। मिन तुरंत स्टेशन लौट आई और अपनी टीम को ओवरटाइम काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी और पता चला कि होक्यू ने जीवन बीमा नहीं खरीदा था। उसने ऐसा बीमा खरीदा था जो दुर्घटना के तुरंत बाद भुगतान करता था। उसने जानबूझकर हर दुर्घटना के बाद पुरानी कारें खरीदी ताकि पुलिस के लिए सुराग ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो टीम ने पुरानी कार के बड़े बॉस के लिए स्वादिष्ट खाना लाया और उससे होक्यू को फंसाने के लिए कहा। जैसे ही उसने होक्यू की तस्वीर देखी, उसने उसे पहचान लिया। वह अक्सर मेरी दुकान पर आता है सबसे सस्ती पुरानी कारें खरीदने के लिए। मिन ने बीफ स्टू का उपयोग करके बड़े बॉस को सहयोग करने के लिए मना लिया। वह गुप्त रूप से कार में कैमरे और ट्रैकर लगाना चाहती थी सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन चीफ जोंग ने इसे मंजूरी नहीं दी क्योंकि यह अवैध था। मिन ने इसे करने पर जोर दिया, लेकिन कहा कि वह दोष ले लेगी। लेकिन जब चीफ जोंग को होक्यू का पुलिस के प्रति तिरस्कारपूर्ण नजरिया याद आया तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। टीम ने बड़े बॉस को उसका फोन वापस दे दिया। होक्यू ने फिर से बड़े बॉस से संपर्क किया एक पुरानी कार खरीदने के लिए। वे पार्किंग लॉट में मिलने के लिए सहमत हुए। अगले दिन होक्यू समय पर पहुंच गया। बड़े बॉस ने कार तैयार कर रखी थी जैसा कि उसने वादा किया था। होक्यू वहीं पर सौदा पक्का करना चाहता था, लेकिन बड़े बॉस ने उसे कहीं और जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। इससे जोंग और वू को कार में कैमरे और GPS लगाने का समय मिल गया। TCI के पास हत्यारे की स्थिति की जानकारी थी। इस बीच बीमा कंपनी में योन हो को उसके सहकर्मी ने एक अलग कोने में बुलाया। उसने उसे होक्यू की जांच बंद करने की चेतावनी दी। वह और ड्राइवर मिलकर बीमा राशि बांट रहे हैं। बीमा कंपनी की अध्यक्ष भी शामिल है और अरबों वॉन कमा रही है, इसलिए उसे कुछ लाख वॉन की परवाह नहीं होगी। योन हो ने फिर भी यह अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट किया। बिल्कुल, उसे उसकी परवाह नहीं थी। वापस TCI पर थोड़ी देर होक्यू का पीछा करने के बाद उन्होंने सीखा कि उसका अगला निशाना एक बुजुर्ग महिला थी जो अकेली रहती थी। वह 81 साल की थी और अक्सर कंक्रीट की सड़क पर चलती थी। होक्यू दिन रात उसका पीछा करता था। वह एकदम सही शिकार थी, लेकिन जिस दिन वह अपनी चाल चलने वाला था उससे एक दिन पहले उसने एक लेख पढ़ा कि बड़ा बॉस गिरफ्तार हो गया है और पुलिस के नियंत्रण में है। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने बड़े बॉस से कार खरीदकर पुलिस के जाल में फंस गया है, इसलिए उसने बूढ़ी औरत को छोड़ने और बदला लेने की योजना बनाने का फैसला किया। अगले दिन मिन ने देखा कि GPS अजीब तरह से चल रहा है और उसका पीछा किया, लेकिन जब उसने होक्यू की कार को रोका तो ड्राइवर कोई और था। उसने कहा कि उसने कुछ मिनट पहले ही कार खरीदी थी।
मिन निराश थी क्योंकि उसने होक्यू का पता खो दिया था। उस रात उसने बड़े बॉस को फोन किया और छत के पार्किंग स्थल पर मिलने की व्यवस्था की। फिर वह बड़े बॉस की ओर तेजी से बढ़ा। योनहो अचानक अपनी कार में प्रकट हुआ और होक्यू को मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। होक्यू ने अपने सामने की कार में टक्कर मार दी। बड़ा बॉस भाग गया, लेकिन योनहो बेहोश हो गया। इस टक्कर ने उसे लड़की के साथ हुए हादसे की याद दिला दी, जो योनहो के लिए सबसे बुरी याद थी। अचानक एक हाथ ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। यह होक्यू था। उसने योनहो के बटुए में उसका बैज खोजा। उसने देखा कि वह बीमा कंपनी से था और उसने उसकी रिपोर्ट की थी। उसने योनहो के चेहरे पर पैर रखा और उसे चेतावनी दी, उन चीजों में मत पड़ो जो तुम्हें नहीं कंसर्न करती। दर्द में होने के बावजूद योनहो ने हार नहीं मानी। इससे होक्यू गुस्से में आ गया, इसलिए उसने उसके चेहरे पर और जोर से पैर मारा। सौभाग्य से मिन समय पर पहुंच गई और उसे पीछे धकेल दिया। होक्यू ने चाकू निकाला और उस पर हमला किया, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे घुमाया और जमीन पर गिरा दिया। स्टेशन पर वापस उसने जोर देकर कहा कि जो पहले हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी बहस थी। पिछले हादसे अनजाने में हुए थे। अगर मिन उसकी जांच करती रही तो वह उस पर उसे ट्रैक करने के लिए अवैध रूप से कैमरे लगाने का आरोप लगाएगा। इससे वह उसे सवाल पूछने से रोक सकती थी। इसके अलावा घटनास्थल पर कोई कैमरे या सबूत नहीं थे, इसलिए टीसीआई कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि 24 घंटे में होक्यू को रिहा कर दे। योनहो कंपनी वापस गया और उसके बॉस ने उसे होक्यू के मामले को नजरअंदाज करने की चेतावनी दी, क्योंकि वह भी इससे लाभ उठा रही थी। इस बीच टीसीआई की 2 लड़कियां होक्यू की कार के खरीदार के पास जीपीएस वापस लेने गईं। उस व्यक्ति ने कहा कि होक्यू ने कॉल करने के लिए उसका फोन उधार लिया था, लेकिन उसने कॉल हिस्ट्री हटा दी, इसलिए उसे नहीं पता कि वह किसे कॉल कर रहा था। इसके बाद जोंग ने सोचा कि होक्यू ने उनके लिए गुप्त कैमरा और जीपीएस क्यों छोड़ा था। वह इसका उपयोग मिन पर अवैध जांच के लिए मुकदमा करने के सबूत के रूप में कर सकता था। मिन भी नहीं समझे। वे अभी भी सोच रहे थे जब उन्हें खबर मिली कि प्रमुख इस्तीफा देना चाहते हैं। जब भी वह कोई मामला हल नहीं कर पाते थे तो वह अपनी बैच पर दांव लगाते थे। यह उनके और उनकी टीम पर दबाव डालने का तरीका था। होक्यू के ड्राइविंग इतिहास के आधार पर टीसीआई ने पता लगाया कि वह एक गैस स्टेशन पर लंबे समय तक रुके थे। मिन तुरंत वहां गए और कर्मचारी से पूछा। उसने तस्वीर में व्यक्ति को पहचान लिया जिसने कॉल करने के लिए उसका फोन उधार लिया था और फिर कॉल हिस्ट्री को हटा दिया था। वह इसका उपयोग पर्दे के पीछे किसी से संपर्क करने के लिए कर रहा था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। उन्होंने रिकॉर्डिंग को फिर से सुना और महसूस किया कि कोई उसके बगल में बैठा था और उसे बता रहा था कि कौन सा बीमा खरीदना है। उसी समय योनहो ने मिन को फोन किया और बताया कि उसका बॉस होक्यू को बचा रहा था। उसे शक था कि वह होक्यू के बीमा घोटाले की मास्टरमाइंड थी। उसने कहा कि एक और पीड़ित था, लेकिन वह उसे अभी नहीं बता सकता था। उसने फोन काट दिया और तीसरे पीड़ित के बेटे जी मान से मिलने गया। जी मान ने अपनी मां की हत्या की थी। उसकी मां के पास जीवन बीमा था, इसीलिए उसकी मृत्यु पर उसे पैसे मिलते। वह पैसे के लिए लालची था और अपनी मां की हत्या के लिए होक्यू के साथ मिलकर काम किया। योनहो के बॉस को पता था कि होक्यू बीमा में धोखाधड़ी कर रहा था, लेकिन जी मान ने उसे पैसे का हिस्सा देने का वादा किया था, इसलिए वह चुप रही। योनहो को जी मान के पैसे ट्रांसफर करने के सबूत भी मिले थे। इससे जी मान डर गया, इसलिए उसने योनहो का फोन तोड़ दिया। इस बीच पुलिस स्टेशन में वू को भी पता चला कि होक्यू द्वारा इस्तेमाल किया गया नंबर जी मान का था। पूरी टीम उसके कार्यस्थल पर गई। उसने योनहो को बाहर रखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और टीसीआई के साथ उसके संचार को काटने के लिए उसका फोन तोड़ दिया। आखिरकार जी मैन ने स्वीकार किया कि उसने होक्यू के साथ मिलकर 4 बुजुर्ग महिलाओं के लिए दुर्घटनाएं करवाई थीं। फिर होक्यू ने जी मैन की मां को मार डाला ताकि कोई उस पर शक न करे। वह अपनी मां के बीमा के पैसे का उपयोग करके एक व्यवसाय खोलना और अमीर बनना चाहता था, लेकिन अब योनहो ने सब कुछ पता लगा लिया था और जी मान कोने में धकेल दिया गया था। उसे योनहो को मारने के लिए अपनी पूरी दुकान जलानी पड़ी। दोनों आदमी लाइटर के लिए लड़ पड़े। अंत में जी मान को लाइटर मिल गया, लेकिन लाइटर फेंकने से पहले योनहो भागने में सफल हो गया। जीमान आग की लपटों में घिर गया था। टीसीआई समय पर आग बुझाने के लिए पहुंच गया। वह मुश्किल से मौत से बच पाया। योनहो ने मिन को जीमान के इकबालियां बयान की रिकॉर्डिंग सौंपी और चुपचाप चला गया। मिन और प्रमुख अस्पताल गए। जीमान जलने से पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था और किसी और को दोष देने की कोशिश कर रहा था। मिन ने रिकॉर्डिंग चलाई, जिससे उसके पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब उसका बीमा पैसा छीन लिया जाएगा। उसे अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान करना होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई थी और उसे हत्या के लिए जेल जाना होगा। यह एक उपयुक्त सजा थी उस अवज्ञाकारी हत्यारे के लिए। उस सबूत ने जीमान को दोषी ठहराया और होक्यू को हथकड़ी लगाई। उसे स्वीकारोक्ति करनी पड़ी। बीमा अध्यक्ष को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। टीसीआई ने बड़े मामले को सुलझाया, जिससे अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से चीफ चोंग को पुलिस बैज लौटाना पड़ा और बाकी टीम की प्रतिभा को स्वीकार करना पड़ा। टीम की स्थिति मजबूत हो गई।
जहाँ तक योन हो की बात है, वह उस लड़की से मिलने गया जिसे उसने 10 साल पहले गलती से टक्कर मार दी थी। यह पता चला कि यही कारण था कि वह उन लोगों से नफरत करता था जो कार दुर्घटनाएं करते थे। जब वह लड़की के परिवार से बात कर रहा था तो उसने सीखा कि उन्होंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। उसने कहा कि वह अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ना चाहता है और अपनी पुरानी नौकरी करना चाहता है। श्री किम हैरान रह गए। 1 साल बाद TCI अपने पसंदीदा बारबेक्यू रेस्तरां में वापस आया। उन्होंने सप्ताहांत में योन हो से मुलाकात की। मिन उसे अभिवादन करने गया, तभी चीफ जोंग अंदर आए। वह नए थे और भी चौंकाने वाले थे। यून हो टीम का नया सदस्य था। यही काम यून हो करना चाहता था। वास्तविकता में वापस। एक रात एक कार एक सुनसान सुरंग में तेजी से जा रही थी। वह दीवार से टकरा गई। अगले दिन TCI को दुर्घटना के बारे में एक रिपोर्ट मिली। वे घटना स्थल पर गए और पता चला कि कार दुर्घटना में अधीक्षक और यून हो शामिल थे। यून हो ने अपनी साइकिल से अधीक्षक की कार के पीछे टक्कर मारी थी। टक्कर से अधीक्षक नाराज हो गए। उन्होंने मांग की कि एक महिला पुलिसकर्मी इससे निपटे, लेकिन उसकी विश्लेषण सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि गलती उनकी ही थी। वह नाराज था और उसने मिन से उसका बचाव करने को कहा। हालांकि उसकी दलील से अधीक्षक की गलती 0.5% बढ़ गई। फिर यून हो ने कहा, यह अधीक्षक ही था जिसने अपनी कार गलत तरीके से पीछे, तो वह 8.5% दोषी है और मैं केवल 1.5% दोषी हूँ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने पुलिस को बुलाया। इससे अधीक्षक और बाकी सभी को सिर दर्द हो गया। कुछ देर बाद TCI को सुरंग दुर्घटना के बारे में खबर मिली। वे वहां गए और देखा कि कार अभी भी घटना स्थल पर है। घबराए हुए ड्राइवर ने उन्हें बताया, कल एक सफेद कपड़े पहने महिला ने सड़क रोक दी। मुझे मोड़ना पड़ा। उसकी नशे में धुत चेहरा देखकर सभी समझ गए। उन्होंने उसे बाहर खींचकर ब्रेथलाइजर टेस्ट के लिए ले गए। यून हो को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने सुरंग के आसपास के पौधों पर ध्यान दिया। पुलिस स्टेशन में अधीक्षक अभी भी यून हो से नाराज था, लेकिन उसके सहयोगियों ने उसे एक रहस्य बताया। वह निदेशक का बेटा है, इसलिए उससे पंगा मत लेना। इसके बजाय इस मौके का फायदा उठाकर उससे दोस्ती कर लो। इससे अधीक्षक को सिरदर्द हो गया। उसने TCI को डिनर पर बुलाया और यून हो के पास बैठने की कोशिश की, लेकिन यून हो ठंडा और उदासीन था। अधीक्षक ने उसे एक ड्रिंक दी, लेकिन उसने अपना गिलास ढक लिया। सुपरिंटेंडेंट ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रहा। सुपरिंटेंडेंट ने उसे मांस पेश किया, लेकिन यून हो ने नहीं खाया। TCI ने महसूस किया कि सुपरिंटेंडेंट यून हो से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उन्होंने बस चुपचाप उसे टोस्ट किया। पार्टी के बाद सभी अधीक्षक के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने कार में बैठने से पहले यून हो को गले लगाने पर जोर दिया। ठीक है, तो मिन, वू और यून हो कार में वापस जा रहे हैं। मिन ने यून हो से पूछा कि उसने अधीक्षक द्वारा दिया गया मांस क्यों नहीं खाया, और वह जवाब देता है, वह मांस नहीं, चर्बी थी। वे सुरंग में प्रवेश करते हैं जब अचानक एक सफेद पोशाक में लड़की सड़क पर दौड़ती है। वो घबरा जाता है, ब्रेक लगाता है और कंधे की ओर मुड़ जाता है। वे कार से बाहर कूदते हैं, लेकिन लड़की गायब हो चुकी है। यून हो को एहसास होता है कि यह स्थान वही है जहां बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसने भूत देखा था। वे सुरक्षा फुटेज की जांच करते हैं और सफेद पोशाक में लड़की को स्पष्ट रूप से देखते हैं। यून हो सुरंग में हुई इसी तरह की दुर्घटनाओं की सूची निकालता है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। मिन और वू वापस सुरंग में जाते हैं। वे उस क्षेत्र के पास रहने वाले स्थानीय लोगों से पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि सुरंग के सामने की जमीन पहले एक कब्रिस्तान थी। यही कारण है कि उनके यहाँ इतने सारे हादसे हुए हैं। अब कोई इसे अजीब नहीं मानता। इस बीच यून हो और मिन उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं ताकि उससे उसका डैश कैम मांग सकें। बूढ़ा आदमी डरा हुआ था। उसने कहा कि स्टीयरिंग व्हील अचानक अपने आप मुड़ गया। वह कार को नियंत्रित नहीं कर सका। वे संदेह में थे, लेकिन जब वे पहाड़ी पर खड़े होकर सुरंग को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो भी कार उस मोड़ पर जाती वह नियंत्रण खो देती। पूरी टीम इस अजीब मामले को मदद के लिए एक शमन के पास ले जाती है। शमन ने वीडियो पर अपने हाथ रखे। वह अपनी घंटी हिलाती है, मंत्र पढ़ती है और फिर मोतियों की एक माला फेंकती है। उसने घोषणा की कि सफेद कपड़ों में लड़की एक भूत थी। यून हो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वह चला जाता है। वह वापस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि सुरंग के निर्माण ने सड़क को संकरा कर दिया है, इसीलिए कारों को तीखे मोड़ लेने में परेशानी होती है। उसे लगता है कि सफेद कपड़े वाली महिला नकली है। फिर यून हो और टीम सड़क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए बाहर जाते हैं। डेटा की समीक्षा करने के बाद यून हो को यकीन है कि दुर्घटनाएं संकरी और फिसलन भरी सड़क के कारण हो रही हैं। टायर आसानी से फिसल जाते हैं, खासकर जब बारिश होती है। मिन सुरंग के सामने घात लगाता है। वह नकली भूत को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह कार में बैठी इंतजार कर रही है। अचानक सफेद आकृति फिर से दिखाई देती है। यह कार के करीब आ रही है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वह यून हो है। वह कहता है कि बाकी सभी क्षेत्रों में पौधे ठीक हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां के सभी पौधे मुरझाए हुए हैं। वे आधी रात तक इंतजार करते हैं। सफेद आकृति फिर से कार के सामने प्रकट होती है।
वे सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। भूत अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखता है। उन्हें एहसास होता है कि यह एक इंसान है, इसलिए वे तुरंत कार से बाहर निकलते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नकली भूत भागने की कोशिश करती है। वे उसे पहाड़ी से नीचे संकरी गली में पीछा करते हैं। वे उसे खो देते हैं। वे सुराग खोजने के लिए जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। यून हो अकेला है। वह डरा नहीं है, खासकर जब वह पास में सफेद आकृति को खड़ा देखता है। वह डर के मारे उछल पड़ता है, लेकिन वह मिन है। वे झाड़ियों में छिप जाते हैं और नकली को देखते हैं, लेकिन वह उन्हें देख लेता है और भाग जाता है। वे उसके पीछे दौड़ते हैं। वह उन्हें नर्सिंग होम ले जाती है। वे अंदर गए और स्टाफ से पूछा, क्या यहाँ कोई मरीज है जो अक्सर सफेद कपड़े पहनता है और इधर उधर घूमता है? स्टाफ ने जवाब दिया, सेंटर में मिसेस कांग अक्सर सफेद कपड़े पहनती हैं और रात में अपने दिवंगत पति को खोजने के लिए बाहर निकल जाती हैं। मिन ने नर्स से मिसेस कांग के कमरे की फिर से जांच करने को कहा। उन्हें लगा कि वह बाहर निकल गई होंगी, लेकिन जो जवाब मिला उसने उन्हें सिहरन से भर दिया। वह 1 साल पहले मर गई थी। पुलिस स्टेशन में उन्होंने सीखा कि सुरंग में पहला हादसा एक ड्राइवर द्वारा मिसेस कांग को उनकी सफेद पोशाक में भूत समझने के कारण हुआ था। यह पता चला कि मिसेस कांग पहली पीड़िता थीं। ड्राइवर की फोटो देखकर मिन ने उसे पहचान लिया। वह सुरंग में टो ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। इसका मतलब है कि पहले हादसे के बाद से उसने अन्य नकली हादसे बनाए थे। उसने टो ट्रक व्यवसाय का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया। बाद में टीसीआई को पता चला कि वह बाजार पर एकाधिकार करने के लिए अन्य टो ट्रक चालकों पर हमला कर रहा था और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर रहा था। कोई भी इसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे एक संगठित अपराध समूह का हिस्सा थे जो लोगों को चुप कराने के लिए हिंसा का उपयोग करता था। 3 नेता थे, ड्राइवर, पीले शर्ट वाला आदमी, कार डीलर और चश्मे वाला आदमी, बड़ा बॉस। वे कार बीमा के पैसे पाने के लिए लोगों को मारते थे, फिर उस पैसे का उपयोग जुआ खेलने और मुनाफा कमाने के लिए करते थे, लेकिन उन्हें अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है। पुलिस स्टेशन में वापस योन हो ने अधीक्षक की शिकायत की कि उसने सार्वजनिक पार्किंग स्थल पर कब्जा कर लिया है। अधीक्षक नाराज नहीं हुआ और स्वेच्छा से अपनी पार्किंग को हटा दिया। वह बस चाहता था कि योन हो की उसके बारे में अच्छी धारणा बने। टीसीआई हैरान था। टीम की 2 महिलाएं उसकी असली पहचान के बारे में सोच रही थीं, लेकिन बाद में अधीक्षक ने खुद का खंडन करते हुए योन हो के पिता से दोस्ती कर ली। उसने यहाँ तक कहा कि वह उसके बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इससे निर्देशक घबरा गया और उसने अपने बेटे को फोन किया। उसका बेटा भी यौन हो नाम का था और विदेश मंत्रालय में काम करता था। उसने अधीक्षक को किसी और के लिए गलत समझ लिया, जिससे अधीक्षक असहज और शर्मिंदा हो गया। जांच पर लौटते हुए टीसीआई ने कार मरम्मत की दुकान के मालिक से शुरुआत की। ट्रक ड्राइवर द्वारा खींची गई सभी कारों को मरम्मत के लिए दुकान पर लाया गया। वे बड़े मालिक के साथ काम करते थे, जो उन ड्राइवरों को कारें किराए पर देते थे जो दुर्घटनाओं में शामिल थे, जब तक उनकी कारें दुकान पर ठीक नहीं हो जाती। किराए की प्रक्रिया के दौरान बड़े बॉस के लोग अक्सर किराएदारों को परेशान करते थे। उनसे कारों पर किए गए खरोंचों के लिए मुआवजा मांगते थे। वे खुद ही खरोंचें भी कर देते थे। किराएदारों को टोइंग, कार की मरम्मत, किराया और कार पर खरोंच के लिए मुआवजा देना पड़ता था। कोई भी उनकी शिकायत नहीं करता था। मिन ने खुद को पीड़ित बनाने का फैसला किया। वह और योन हो पुराने कार खरीदने के लिए बड़े बॉस के पास गए। वे तुरंत समझ गए कि बड़ा बॉस एक संदिग्ध व्यक्ति था, क्योंकि कार डक्ट टेप से ढकी हुई थी और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उनकी मदद कर रहा हो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिन ने शाम तक इंतजार किया और जानबूझकर अपनी कार को कचरे के डिब्बे में ठोक दिया। उसने खुद को टो ट्रक चालकों के लिए सही शिकार बना लिया। कोई और झाड़ियों में छिपा और सब कुछ रिकॉर्ड किया। कार मरम्मत की दुकान पर जोंग छत पर इंतजार कर रहा था और दुकान के मालिक से खुशी खुशी रिश्वत लेते हुए टो ट्रक ड्राइवर की तस्वीरें ले रहा था। अंदर कर्मचारी ने मिन को नई कार के पुर्जे लेने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह कार को कबाड़ में देना चाहती है और एक नई कार लेना चाहती है। इससे श्री ली नाराज हो गए, क्योंकि इस तरह से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। वह उसे मनाने बाहर गए और फिर उसे कार रेंटल स्थान पर ले गए। योन हो वहाँ इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि श्री ली बड़े बॉस से रेंटल शुल्क का हिस्सा लेना चाहते थे। चूंकि मिन ने कार की मरम्मत के लिए सहमति नहीं दी, श्रीली को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बॉस पैसे साझा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे बहस करने लगे। बड़े बॉस ने चाकू निकाला और उसे धमकाया। इससे मिस्टर ली चुप हो गए। वह धोखा खाए और गुस्से में थे। उन्होंने बड़े बॉस का माल नष्ट कर दिया। योनहो ने देखा कि ये बैग कैल्शियम ग्लूकोनेट थे। वह सोच रहा था कि वे इसे क्यों रख रहे थे। तभी बड़े बॉस ने उसे देख लिया। योनहो नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन मिन दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, यह मेरा पति है, और फिर मिस्टर के साथ चली गई। ली अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय मिन ने देखा कि सभी कर्मचारियों के हाथों पर जलने के निशान थे। योनहो की जांच के साथ मिलाकर उन्होंने अंततः यह पता लगाया कि उन्होंने अपराध कैसे किए। वे सुरंग में पानी के छिड़काव का उपयोग करके सड़कों को फिसलन भरा बना देते थे। इससे पौधे मुरझा गए, जिससे दुर्घटनाएं करना आसान हो गया।
उनमें से एक सफेद पोशाक में भूत के रूप में तैयार होता। जब वह सुरंग के किनारे छिपा हुआ था, लोगों को डराने के लिए तैयार था, तभी मिन अपनी कार में आ गई। अद्भुत कौशल के साथ उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और एक तेज मोड़ लिया। फिर वह नकली भूत की ओर तेजी से बढ़ी। उसके पास भागने का समय नहीं था। उसने उसे हथकड़ी लगा दी। वो ने अपने छिपने के स्थान से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। फिर टीसीआई बड़े बॉस और उसकी टीम को पकड़ने के लिए गई, जो सुरंग में फिसलन वाला पदार्थ फैलाने की तैयारी कर रहे थे। चीफ जोंग आगे बढ़े और लड़ाई शुरू कर दी। टीसीआई की 2 लड़कियां किनारों पर थीं। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन 4 बनाम 10 टीसीआई के लिए कोई मुकाबला नहीं था। मिन ने कुछ मिनटों बाद टीसीआई जीत गया। उन्होंने ठगों को पुलिस स्टेशन ले गए। जब वे काम खत्म कर चुके थे, मिन ने योन हो को अपने पिता की टैक्सी में सवारी की पेशकश की। कार में वह सो गई। मिन के पिता ने उससे कहा, यह टैक्सी मेरी बेटी का दूसरा घर है। जब वह छोटी लड़की थी, तब उसने अपनी माँ को खो दिया था। मिन इस टैक्सी और इसके पहले वाली टैक्सियों के साथ बड़ी हुई। योन हो समझ गया कि मिन को वह पुरानी कार इतनी पसंद क्यों थी। उसने कहा, अगर तुम कभी अकेला महसूस करो तो मेरी बेटी के साथ घर आओ, मैं तुम्हें एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा। योन हो ने मिन के पिता को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़ा। वह अपने दरवाजे पर पहुंचा और अपने मेल बॉक्स से एक अखबार निकाला। यह उस दुर्घटना के बारे में एक लेख था जो उसने 10 साल पहले की थी। कोई जानबूझकर अतीत को उभार रहा था और इससे यौन हो को फिर से अपराध बोध महसूस हुआ। वह तब एक कॉलेज छात्र था। उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और अपने छात्रावास लौट गया। वह 1 हफ्ते में विदेश में कॉलेज के लिए जा रहा था, लेकिन छात्रावास लौटते समय वह एक सीढ़ी उठाते हुए विचलित हो गया। वह उस जोड़े को नहीं देख पाया जो शादी करने वाले थे और उसने अपनी कार से उन्हें टक्कर मार दी। लड़की के अंतिम संस्कार में वह एक कोने में छिप गया और अपने माता पिता को पीड़ित के परिवार द्वारा डांट खाते हुए देखा। यह एक दुर्घटना थी। 3 हाई स्कूल के छात्रों ने इसे देखा। यौन हो पर आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन वह बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसने विदेश में पढ़ाई करने का अपना सपना छोड़ दिया और अंतर्मुखी और शांत हो गया। उस समय चीफ जोंग इस मामले की जिम्मेदारी में थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता था। वर्तमान में वापस योन हो को अभी भी उस दुर्घटना के बारे में बुरे सपने आते थे, इसलिए वह केवल अपनी साइकिल का उपयोग करता है। उसकी रिपोर्ट के कारण अधीक्षक को अपनी कार एक छोटे तंग स्थान पर पार्क करनी पड़ी। यही कारण था कि अधीक्षक बहुत गुस्से में था। आज टीसीआई को एक नया मामला सौंपा गया। एक महिला अचानक कार से कूद गई। वह सचिव किम थी। ड्राइवर यांग था। उसने कहा कि उसे छाती में तेज दर्द हुआ और वह कार से बाहर भाग गई। वह उसे रोक नहीं सका। मिन किम से मिलने अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे आंतरिक रक्तस्राव हुआ है और वह अभी भी बेहोश है। किम की मां ने जोर देकर कहा कि उनकी बेटी को कोई श्वसन समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि यांग निर्देशक का बेटा था। उसे पता था कि वह एक बदमाश था जो अक्सर अपने कर्मचारियों को पीटता था, भले ही उसकी एक पत्नी थी। महिला कर्मचारी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। टीसीआई ने उससे पूछताछ की। उसने जोर देकर कहा कि वह निर्दोष है और यहाँ तक कि पुलिस को एक डैश कैम वीडियो भी दिया, लेकिन उसने ऑडियो को म्यूट कर दिया था। इसलिए टीसीआई को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। यौन हो को यांग के बारे में पता था। यांग उस दुर्घटना का गवाह था जो यौन हो ने 10 साल पहले की थी। उसे यौन हो याद था और उसने अपने दोस्त से कहा कि यौन हो ने किसी को मार दिया था। इसीलिए उसने कहा कि यौन हो पुलिस अधिकारी बनने के लायक नहीं था। उसने अपने दोस्त जंग वूक से भी कहा, जिसके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे, कि किम का मामला बंद करवा दे। किम जाग गई। जब उन्होंने उससे मामले के बारे में पूछा तो वह रो पड़ी। उसने कहा कि यांग ने उसे परेशान किया था और उसे फंसाने की धमकी दी थी। वह गुस्सा हो गया और पुलिस पर चिल्लाया। उसने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मुझे मुकदमा करो। लेकिन फिर उसे मदद के लिए जंग वूक को बुलाना पड़ा। मामला पहले ही दर्ज हो चुका था, इसलिए जंग वूक अपने पिता से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन वह एक वकील को जानता था जो बिना किसी समस्या के मामले को संभाल सकता था। अगले दिन मिन और योन हो किम से मिलने गए। उन्होंने वहां यांग और उसके वकील को देखा। वकील ने कहा कि किम ने मुकदमा वापस ले लिया है, इसीलिए पुलिस को शामिल होने की जरूरत नहीं है। वह धमकियों से इतनी थक चुकी थी कि उसने मिन और योन हो को घर भेज दिया। जैसे ही वे गए, किम की मां को एक रिकॉर्डिंग मिली जो उनकी बेटी ने अपने तकिए के नीचे छुपाई थी। वह एक शांत कोने में गईं और उसे चलाया। उन्होंने अपनी बेटी को यह कहते सुना कि वह उत्पीड़न सह रही थी ताकि वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए काम करती रह सके। जब उनकी बेटी पीड़ित थी, मां को अपनी बेटी की तनख्वाह पर निर्भर रहना पड़ता था। वह दिल टूट गईं और बेकाबू होकर रोने लगीं। इस बीच यांग ने कंपनी की कार का व्यक्तिगत उपयोग किया था। सभी 5 कारों को राष्ट्रीय कर एजेंसी द्वारा जब्त कर लिया गया। इससे उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए। वह अपने बेटे की टांगें तोड़ना चाहते थे। जब यांग को पता चला कि यौन हो ने उसकी रिपोर्ट की है तो वह गुस्सा हो गया। उसने बदला लेने और यौन हो को नौकरी से निकालने का फैसला किया। अगले दिन मिन ने देखा कि एक युवा व्यक्ति इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक छोटे बच्चे को टक्कर मारकर भाग गया। वह तुरंत अपनी कार से बाहर निकली और उसके पीछे दौड़ी। उसे यौन हो ने पकड़ लिया, लेकिन वह आदमी फिर भी खड़ा हो गया और यौन हो पर हमला किया, इससे पहले कि वह भाग जाए।
मिन ने योन हो की बाइक ली और उसके पीछे दौड़ी। उसकी बाइक की गति स्कूटर के मुकाबले नहीं थी, लेकिन वह तेज थी। चौराहे पर उसने उस आदमी पर छलांग लगाई और वे दोनों गिर गए। उसने उसे हथकड़ी लगा दी। उसके बाद मिन को एहसास हुआ कि योन हो के पास अपराधियों को पकड़ने की तेज प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उसने उसे प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने योन हो से कुश्ती करने के लिए कहा, लेकिन वह डर गया, इसलिए उसने उसे दिखाया कि कैसे करना है। वह इतना अकड़ा हुआ था कि उसकी कूल्हे की हड्डी खिसक गई। योन हो ने हमला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बार बार पीटा गया। दूसरे 2 पुलिस अधिकारी दूर से देख रहे थे और उसके लिए बुरा महसूस कर रहे थे, लेकिन योन हो ने सोचा यह दर्द कुछ भी नहीं है। उसके इनको एक नया मामला मिला। एक नशे में धुत ड्राइवर ने एक पैदल यात्री को टक्कर मारी और भाग गया। मिन और योन हो पास के एक बार में गए और मालिक से पूछा। उसने कहा कि पीड़ित वास्तव में शराबी था। उसने कल रात बहुत पी ली थी और उसे घर ले जाने में काफी समय लगा। फिर उन्होंने पास में रहने वाले पड़ोसियों से पूछा। उन्हें पता चला कि नशे में धुत व्यक्ति की एक बहुत लंबे आदमी के साथ बहस हुई थी। उन्होंने सुरक्षा फुटेज की जांच की और देखा कि लंबा आदमी कल रात पड़ोस में कुछ ढूंढते हुए घूम रहा था। जांच से यह भी पता चला कि नशे में धुत ड्राइवर को 2 कारों ने टक्कर मारी थी, जिनमें एक टैक्सी भी शामिल थी। अपनी बैठक के अंत में मिन और योन हो जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि प्रमुख पुलिस स्टेशन का दौरा करने आ रहे हैं। वह वहां इसलिए था क्योंकि एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जा रही थी जो सीरियल चोरी और बलात्कार के मामलों को संभालेगी। प्रमुख वही था जिसने कई साल पहले योन हो के मामले की जांच की थी। वह यूंग वूक का पिता भी था। वह योन हो से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। चीफ जंग पास में खड़े होकर देख रहे थे। मिन को योन हो को याद दिलाना पड़ा, तब जाकर उसने चीफ से हाथ मिलाया। चीफ के पीछे जो व्यक्ति है वह उपायुक्त है। नम्य ने टिप्पणी करते हैं, वह महत्वाकांक्षी है, लेकिन वह बुरा आदमी नहीं है। प्रमुख जानते हैं कि उप आयुक्त मिन को मुख्यालय वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वह जिद्दी है। नशे में गाड़ी चलाने के मामले पर वापस आते हुए टीसीआई ने पहले टैक्सी की जांच करने का निर्णय लिया। वे जल्दी से टैक्सी का लाइसेंस प्लेट प्राप्त कर लेते हैं। मिन और योन हो टैक्सी कंपनी जाते हैं ताकि डैश कैम प्राप्त कर सकें और डेटा को पुनः प्राप्त कर सकें। इस बीच टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वह बीमार अवकाश पर है, लेकिन वे उसे ढूंढने जाते हैं। यह बार में शराब पी रहा है। जब वह देखता है कि वे पुलिस हैं, तो वह घबरा जाता है। वे उससे नोसुडोंग में हुई दुर्घटना के बारे में पूछते हैं। वह घबराकर झूठ बोलता है और कहता है कि उसने एक बिल्ली को मारा, लेकिन डेटा दिखाता है कि टैक्सी वहां 2 मिनट के लिए रुकी थी। इसका मतलब है कि ड्राइवर कार से बाहर निकला और स्थिति को देखा, फिर घबरा गया और भाग गया। उसने स्वीकार किया कि उसने किसी के पैर को टक्कर मारी थी। पीड़ित सड़क पर बेहोश पड़ा था। वह पुलिस को बुलाने का इरादा रखता था, लेकिन पीड़ित के परिवार की फोटो देखकर वह अपराधी नहीं बनना चाहता था और भाग गया। योन हो उसे बताता है, संभवतः पीड़िता पहले ही मर चुकी थी जब तुमने उसे कुचला, लेकिन तुमने पुलिस को बुलाने और अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका खो दिया। यही तुम्हारी गलती थी। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगता है और अपने कार्यों पर पछताता है। मिन के पिताजी भी टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए वह उनके दर्द को समझती थी। अगले दिन मिन ने योन को ताइक्वांडो सिखाना जारी रखा। उसे बार बार पीटा गया। वह पलटकर वार नहीं कर सका। उसे गला घोंटा गया और वह बेहोश हो गया। सौभाग्य से वू ने उसकी मदद की और उसे होश में लाया। अगर वो थोड़े धीमे होते तो योन हो हमेशा के लिए सो जाते। इस बीच डैश कैम डेटा को बहाल कर दिया गया। डैश कैम ने उस सिल्वर फेस्टा को पकड़ा जो पीड़िता की गर्दन पर चलने का संदेह है। जब उन्होंने फुटेज को धीमा किया तो उन्होंने देखा कि अपराधी अभी भी कार में बैठा था। योन हो ने महसूस किया कि वह आदमी वही लंबा व्यक्ति था जिसने नशे में धुत ड्राइवर से बहस की थी। वह चालाक था। उसने दुर्घटना की वजह बनाई, लेकिन वह भागा नहीं। उसने अपनी कार पास में रोकी और स्थिति का अवलोकन किया। जब दूसरी कार पीड़ित के ऊपर से गुजरी तो अपराधी कार से बाहर निकला और चला गया। उसने दूसरी कार को हत्या का दोष लेने दिया। जल्द ही टीसीआई को एक रिपोर्ट मिली कि सिल्वर फेस्टा अवैध रूप से पार्क की गई थी और आसपास कोई नहीं था। कार को हॉट वायर किया गया था। लाइसेंस प्लेट नकली थी और चोर ने कार छोड़ दी थी। मामले के अधिकारी ने बताया कि एक लाल कार को एक दिन पहले उसी तरह से चुराया गया था। वे मालिक को ढूंढने गए। उन्होंने कहा, पुरानी कारों को एक क्रोबार से खोलना आसान होता है। बाकी 2 अधिकारी पास के सुरक्षा फुटेज की जांच करने गए और देखा कि चोर उस इलाके में घूम रहा था, धूम्रपान कर रहा था। वे उसके सिगरेट के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। सिगरेट के फिल्टर का उपयोग उसके डीएनए को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। जब मिन सबूत वापस स्टेशन लाई तो उसे मेजर क्राइम्स यूनिट में भर्ती किया गया। उसने मना कर दिया और उसे डांटा गया। अधिकारी ने कहा, तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हें नहीं पता कि मानव जीवन को प्राथमिकता कैसे दी जाती है। योन हो ने तुरंत जवाब दिया, यातायात अपराधियों को पकड़ना भी उन लोगों की जान बचाना है जो दुर्घटनाएं करते हैं और भाग जाते हैं। कप्तान ने योन हो को घूरा। सौभाग्य से उप आयुक्त ने हस्तक्षेप किया और फाइलें मांगी। इससे तनाव कम हुआ।
मिन आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने ही वाली थी, लेकिन उप आयुक्त ने उसे वापस बुला लिया। उसे आयुक्त का परिचय योन हो से कराना था। जब वे दोनों मेजर क्राइम्स यूनिट में थे तो वे करीब लगते थे, इसलिए उप आयुक्त ने मिन के कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने उससे फाइल ले ली और उसके पुराने संपर्क जानकारी भी थी। मिन जानती थी कि उपायुक्त चाहते थे कि वह मेजर क्राइम्स यूनिट में वापस आए, इसीलिए उसने साफ साफ कहा, मैं आपकी महत्वाकांक्षाओं की सेवा के लिए अपनी पुरानी नौकरी पर वापस नहीं जा रही हूँ। लिफ्ट खुली, उसने तुरंत फाइल ली और चली गई। योनहो समझ गया कि वह ठीक नहीं थी और उससे पूछा कि क्या गलत था। उसने उसे बताया कि जब वे मेजर क्राइम्स यूनिट में थे तब वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उसकी कौशल एक जासूस बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह अपने रिश्ते का उपयोग उस पद पर बने रहने के लिए नहीं करना चाहती थी जो उसके लिए सही नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि उसे अपने विवेक के खिलाफ कुछ करने के लिए कहा जाए, इसलिए वह चली गई। अगले दिन सुबह डीएनए परिणाम वापस आए, लेकिन दुर्भाग्यवश अपराधी का डीएनए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी भी अपराधी से मेल नहीं खाता था। इसका मतलब था कि वह पहली बार अपराध कर रहा था। इसलिए मिन को अपनी फाइलें इकट्ठा करनी पड़ी और उन्हें मेजर क्राइम्स यूनिट में वापस ले जाना पड़ा। उसे पता था कि उससे फिर से मिलना अजीब होगा। योनहो ने उसके लिए फाइलें ले जाने का प्रस्ताव दिया। उस रात चोर लाल कार में बैठा डैशबोर्ड पर रखी एक फोटो देख रहा था। वह कार मालिक की थी। अगले दिन टीसीआई को उस लड़की से एक संदेश मिला जिसकी कार चोरी हो गई थी। उसका बटुआ और पहचान पत्र वापस कर दिए गए थे। मिन को लगा कि चोर को सिर्फ कार चाहिए थी, लेकिन योनहो को लगा कि उसे पीड़िता में भी दिलचस्पी थी। उसने उसके घर जाने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मिन जाने ही वाली थी क्योंकि उसे लगा कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन योनहो ने बरामदे पर सिगरेट के टुकड़े देखे। इसका मतलब था कि चोर वहां था। उसे उसकी सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। मिन पहले अंदर गई और योनहो बाहर बैकअप के रूप में रुका। अंदर उन्होंने देखा कि लड़की को चोर ने बंधक बना रखा था, इसलिए वह फोन का जवाब नहीं दे सकी या उनके दरवाजे खटखटाने पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। योनहो अपनी तेज दिमाग का उपयोग करके ताला खोलता है। वह देखता है कि पुलिस अंदर घुस रही है, तो चोर पीड़िता को छोड़कर भाग जाता है। मिन लड़की को शांत करने के लिए रुकती है और योनहो चोर के पीछे दौड़ता है। लड़की अभी भी डरी हुई है, इसलिए मिन जल्दी से निकल जाती है। बाहर पीछा जारी है। वे बराबरी पर हैं, लेकिन योनहो का ध्यान भटकता है और वह एक ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन वह चोर को भागने नहीं देगा। चोर पास के लोगों से एक साइकिल छीनता है और उसे योनहो पर फेंकता है, लेकिन वह लापरवाह है। वह बाट के ऊपर कूद जाता है और योनहो उसका पीछा करता है। लंबी सड़क पर पीछा करने और कुछ दीवारों को पार करने के बाद योनहो की ताकत घट रही है। चोर के पास अभी भी बहुत ऊर्जा है और वह उसके रास्ते में बाधाएं डालता है। चोर हताश है, इसलिए वह एक घर में घुसता है, चीजें इधर उधर फेंकता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पुलिसकर्मी खिड़की तोड़कर अंदर कूद जाएगा। चोर जिद्दी पुलिसकर्मी से परेशान है। वह गली के अंत तक दौड़ता है, एक हथियार निकालता है और पुलिस को छुरा घोंपने की तैयारी करता है, लेकिन मिन की चालें काम आती हैं। वह उसके हाथ से हथियार गिरा देता है, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है क्योंकि वह पड़ोस में रहता है, जिससे चोर भागने में सफल हो जाता है। योनहो चोर की टांग पकड़ लेता है, लेकिन चोर उसे सिर पर लात मारता है। वह बेहोश हो जाता है। उसने चोर का पीछा करने में सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी। मिन योनहो से कहता है, तुम्हें नए जूते लेने की जरूरत है। ये तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं बुरे लोगों का पीछा करने में। टीसीआई को एहसास होता है कि चोर सिर्फ संपत्ति चुराना नहीं चाहता था, बल्कि पीड़ित को डराना भी चाहता था। उसे उसके कार्यक्रम और जीवन के बारे में जानकारी थी। इसका मतलब है कि यह मामला एक बड़ा अपराध है और यह मेजर क्राइम्स यूनिट के अधिकार क्षेत्र में आता है। यही कारण है कि उपायुक्त घटनास्थल पर थे। उन्होंने अहंकार पूर्वक मामला टीसीआई से छीन लिया। मिन और योनहो को मेजर क्राइम्स यूनिट में जाना पड़ता है। वे कार चोर के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। योनहो कहता है, इस मामले का चोर वही चोर है जिसे मेजर क्राइम्स यूनिट ढूंढ रही है। वह बताता है कि स्थान मेल खाते हैं। चूंकि मेजर क्राइम्स यूनिट चोरी की गई कार में रुचि नहीं रखती थी, उन्होंने इस महत्वपूर्ण सुराग को नजरअंदाज कर दिया। इससे उपायुक्त शर्मिंदा हो गए। उन्होंने तुरंत योनहो के सिद्धांत को खारिज कर दिया। योनहो हार नहीं मानता। वह कहता है, हमें अपराधी के डीएनए की तुलना घटनास्थल पर मिले सिगरेट के टुकड़ों से करनी चाहिए। मुख्यालय में मिन योनहो पर गुस्सा है कि उसने मेजर क्राइम्स यूनिट को अपना सिद्धांत देने से पहले उससे सलाह नहीं ली। जोंग योनहो से कहता है, मिन उप आयुक्त से कोई संबंध नहीं रखना चाहती क्योंकि वह पहले एक अवैध टैक्सी मामले में शामिल था। उस मामले को हल करने के बाद उसे जल्दी पदोन्नति मिली। योनहो कुछ बातें समझ जाता है। अगले दिन वह मिन के साथ प्रशिक्षण जारी रखता है। हालांकि उसे अब भी मार पड़ती है। उसने चॉक होल्ड तकनीक को नियंत्रित करना सीख लिया है। मिन उसे प्रशिक्षण दे रही है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके।
वह पीड़ित नहीं होना चाहिए। वह नहीं चाहती कि वह चोर को भागने देने के लिए जिम्मेदार हो। इस बीच प्रमुख अपने कार्यालय में वापस जाता है और एक अखबार का लेख पाता है जो वर्षों पहले यॉन हो द्वारा किए गए दुर्घटना के बारे में है। वह उस मामले के प्रभारी थे। प्रमुख गुस्से में था और उसने अपने बेटे से कहा कि वह उस व्यक्ति को ढूंढे जिसे वह धमकी भरे संदेश भेजने वाला समझता था। उसका बेटा और यांग ड्राइवर हान को खोजने के लिए कंटेनर पार्किंग लौट गए। ये पता चला कि वे तीनों दोस्त थे और उस दुर्घटना के गवाह भी थे जो यौन होने की थी। इसलिए हान पर इस जानकारी का उपयोग करके प्रमुख को ब्लैकमेल करने का संदेह है, लेकिन हान ने इसे नकार दिया। मैंने तो बस अमीर लोगों से उनके लिए गवाही देने के लिए पैसे लिए। मैं सिर्फ एक गवाह हूँ। यह मेरी गलती नहीं थी। किसी कारणवश प्रमुख भी मामले को दबाने में शामिल था। उसने इसे हमेशा के लिए दफना दिया। जंगू खान की कार में बैठा और एक बियर की बोतल पाई जो अभी भी आधी भरी हुई थी। उसने बोतल को दीवार पर फोड़ दिया और अपने पुराने दोस्त को धमकाया, इस बारे में अपना मुंह बंद रखो, किसी से कुछ मत कहना। हान अपमानित और गुस्से में था। उसने पुराना मामला उठाया। उसने कहा जब यॉन हो ने उसे मारा तब लड़की अभी भी जिंदा थी, लेकिन जंग वूक और योंग ने उसे मार डाला। इसलिए प्रमुख ने मामला इतनी जल्दी बंद कर दिया। जंग वूक चौंक गया। उसने हान के चेहरे पर मुक्का मारा। फिर उसने कुछ और गुस्से में लातें मारी और चला गया। हान की पिटाई हुई, लेकिन उसने पलट कर लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह वापस कार में बैठा, अखबार देखा और पागलों की तरह हंसा। अगले दिन यौन हो के लड़की को मारने की अफवाह पूरे पुलिस स्टेशन में फैल गई। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वह जासूस बनने के लायक नहीं है। मिन उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थी। उसे पता था कि उसे सब कुछ का सामना करना पड़ेगा। इस बीच चीफ जोंग सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ यौन हो की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। सुपरिंटेंडेंट ने सोचा एक ट्रैफिक अपराधी ट्रैफिक विभाग में काम नहीं कर सकता, इससे जनता चिंतित हो जाएगी। लेकिन चीफ जोंग ने तर्क दिया, मैंने उसे काम पर रखा है, मैं अपने अधीनस्थ के लिए जिम्मेदार हूँ। जब वे विभाग में लौटे तो उन्होंने योन हो के मामले के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने योन हो को कार चोर के डीएनए की जांच करने का काम दिया। यह डीएनए उन अपराधियों से मेल नहीं खाता था जिन्हें मेजर क्राइम्स यूनिट ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इससे मिन और योन हो की छवि खराब हुई। प्रमुख ने योन हो को गलत अनुमान लगाने के लिए डांटा नहीं, इसके बजाय उन्होंने उसे मेहनत करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उपायुक्त के अधीनस्थ ने उन्हें बताया कि उन्होंने कार चोर के क्रोबार पर एक और सेट उंगलियों के निशान पाए हैं। उसे लगा कि शायद वे असली अपराधी के फिंगरप्रिंट्स थे, सिगरेट के टुकड़े नहीं। हमें एक और डीएनए विश्लेषण करना होगा। टीटीसीआई को फिर से जांच शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिन्होंने लाल कार चुराई थी। उस रात उन्होंने लाल कार ढूंढ ली। ये पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। डैश कैम हटा दिया गया था। यौन हो को कार में एक हाई हील मिली, लेकिन मिन ने कहा यह शायद कामकाजी महिला ने आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया होगा। मुख्यालय में मिन को एक समान मामला मिला। डैश कैम चोरी हो गया था और कार में आत्मरक्षा के लिए कई वस्तुएं थीं। अगले दिन वे पीड़िता मून को खोजने गए। वे उससे मामले के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया। वह ध्यान से अपने पति को ऊपर देख रही थी। फिर उसने मिन को कार में बुलाया और कहा कि वह निजी तौर पर बात करना चाहती है। वह मामले के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। यह उसके लिए एक दर्दनाक याद थी। इसलिए मिन ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर वह अपना मन बदलती है तो कॉल करे। मिन और यौन हो दोनों को लगा कि बलात्कारी और कार चोर में कई समानताएं हैं, तो फिर डीएनए क्यों नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि उपायुक्त को एक रिपोर्ट मिली थी कि क्रोबार पर डीएनए स्टॉकर के डीएनए से मेल खाता है, लेकिन उसने अपने अधीनस्थ को इसे गुप्त रखने के लिए कहा। फिर वह क्रोबार के बारे में पूछने के लिए प्रमुख के पास गया। मुखिया ने कहा डीएनए उस आदमी का है जो पहले जेल में था। उपायुक्त तुरंत वापस गया और अपने अधीनस्थ से कहा मुझे उन कार चोरों की सूची दो जो पहले जेल में थे। मुखिया ने किसी को रिपोर्टर की जांच करने के लिए भेजा। उसे पता चला कि वह यांग था। इस आदमी ने योन हो के पिछले मामले के बारे में लेख सिर्फ इसलिए प्रकाशित किया क्योंकि वह उससे नफरत करता है। मुखिया ने उसे चेतावनी दी, कोई बेवकूफी मत करना। मुझे यह पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना है कि मुझे धमकी भरे संदेश किसने भेजे। इस बीच मेजर क्राइम्स यूनिट येओन हो से पूछताछ कर रही थी। उन्हें चिंता थी कि उसके द्वारा अतीत में किए गए हादसों ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बना दिया है और वह अब ट्रैफिक पुलिस नहीं बन पाएगा। उसके साथी उसके बारे में वास्तव में चिंतित थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह इसे पार कर सकता है। जब वे येओन हो का इंतजार कर रहे थे, जोंग ने फॉरेंसिक टीम को डीएनए परिणामों के बारे में पूछने के लिए फोन किया। उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। मिन गुस्से में था। उसने डीएनए रिपोर्ट ली जो 100% मेल खाती थी और उपायुक्त का सामना करने गई। सच्चाई अटल थी।
उपायुक्त इसे नकार नहीं सके। पूरा मेजर क्राइम्स यूनिट स्तब्ध था। उन्होंने सोचा यह उपायुक्त महत्वाकांक्षी है और वह यौन हो के मामले का श्रेय चुराना चाहता था। यह मामला मेजर क्राइम्स यूनिट को सौंपने का फैसला किया। टीसीआई उदास था। उन्होंने इस मामले पर बहुत मेहनत की थी। जब हर कोई अपनी मेहनत के लिए दुखी महसूस कर रहा था, मिन को मून से एक फोन कॉल आया। उसने स्वीकार किया कि कार चोर ने उसके साथ हमला किया था। वह शर्मिंदा थी और चिंतित थी कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वह महीनों तक चुप रही। वह आदमी बहुत हद तक उस संदिग्ध जैसा दिखता था जिसकी मिन जांच कर रहा था, लेकिन अब वह मेजर क्राइम्स यूनिट की निगरानी में था। इस समय तक यौन हो को रिहा कर दिया गया था। उनकी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन ने दिखाया कि वह पुलिस के रूप में काम जारी रखने के लिए ठीक थे। वह अपने कार्यालय वापस गए, लेकिन सभी जा चुके थे। अपनी मेज पर उन्होंने एक जोड़ी जूते देखे। मिन ने उन्हें दिए थे। उन्हें सांत्वना मिली। थोड़ी देर बाद मिन वापस आई। उसने यौन हो को जूते पहने देखा। वह हंसी। उसने कहा, तुम सही थे, चोर वही व्यक्ति है। यौन हो हैरान था। उसने सोचा शायद चोर अब पहली लड़की को निशाना बनाने वाला है। मिन तुरंत मेजर क्राइम्स यूनिट की ओर दौड़ी और बैकअप के लिए कहा। सभी अब भी उन्हें नीचे देख रहे थे, लेकिन इस बार मेजर क्राइम्स यूनिट को टीसीआई पर विश्वास था। उन्होंने चोर को लड़की के घर के सामने धूम्रपान करते हुए पाया। वह एक और अपराध करने वाला था। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गया और पुलिस समय के खिलाफ दौड़ में थी। यौन हो पीड़िता को लेकर चिंतित था, इसलिए वह पहले घर चला गया। हालांकि उसके पिछले आघात ने उसे स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने में असमर्थ बना दिया। उसने लगभग एक दुर्घटना कर दी। उस समय मिन के प्रोत्साहन के शब्दों ने उसे ताकत दी। उसने गैस पर पैर रखा और पूरी गति से चला। लड़की अपनी माँ के साथ घर पर थी। माँ ने देखा कि हॉलवे का सामने का दरवाजा खुला है और उसे जांचने गई। उसका तुरंत सामना गले पर चाकू से हुआ। चोर ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घसीट कर ले गया। यौन हो पुलिस से पहले पहुंच गया। उसने अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी और धीरे धीरे स्थिति की जांच की। वह पीड़ित को कॉल नहीं कर सका। जमीन पर सिगरेट के टुकड़े थे। चोर पहले से ही वहां था। पुलिस अभी भी सड़क पर दौड़ रही है, लेकिन खलनायक पहले से ही अपनी पीड़ित के बहुत करीब है। वह उसे डरावनी मुस्कान दे रहा है और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। उसे फिर से देखकर वह स्तब्ध है। वह डरी हुई है। यौन हो को माँ स्टोरेज रूम में बंधी हुई मिलती है और उसे शांत करने के लिए अपना बैज दिखाता है। वह बदमाश लड़की पर गंदे पिकअप लाइंस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह बाहर से एक आवाज सुनता है। वह उसे देखने जाता है और यौन हो से टकरा जाता है। यौन हो उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अनसुना कर देता है। चोर बागवानी कैंची निकालता है और यौन हो की तरफ बढ़ता है। अचानक बाहर पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। चोर घबरा जाता है, एक खिड़की तोड़ता है और भाग जाता है। माँ अपनी बेटी के पास दौड़ती है और उसे गले लगाती है। यह देखकर कि माँ ठीक है, यौन हो चोर का पीछा करता है। बाकी लोग उसे घेरने के लिए दो समूहों में बंट जाते हैं। चोर एक पुराने अपार्टमेंट परिसर में भाग जाता है। वह यौन हो का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। वह खिड़की से बाहर कूद जाता है। उसकी हैरानी की बात है कि यौन हो भी उसके पीछे कूद जाता है। चोर पागल है और यौन हो को पकड़ लेता है, दोनों को नीचे फेंक देता है, लेकिन यौन हो उठने में कामयाब हो जाता है और उसके पीछे दौड़ता है। इस समय तक चोर भागने के लिए बहुत थक चुका है, इसलिए वह लड़ने का फैसला करता है। वह कैंची को जंगली तरीके से घुमाते हुए यौन हो की ओर झपटता है, लेकिन यौन हो हर हमले से बच जाता है। वे एक नृत्य में है। वह बच रहा है और झुक रहा है। कुछ समय बाद यौन हो को एहसास होता है कि यह जीतने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। वह मिन द्वारा दी गई ताइक्वांडो की कक्षाओं के बारे में सोचता है। वह उसके कदमों का अनुसरण करता है। उसने सीखा है कि कैसे पलटवार करना है। उसे उसके मूव्स याद आते हैं। वह चोर को पलट देता है जैसे मिन ने उसे किया था। चोर एक खतरनाक मुक्का मारता है, लेकिन यौन हो उसे रोक लेता है। वह सही मूव का उपयोग करता है और चोर को अपने कंधे के ऊपर से पलट देता है। वह एक सुंदर मूव करता है। यौन हो एक जोरदार मुक्का मारता है और चोर चकरा जाता है। चोर की आखिरी उम्मीद पास में रखा हथियार है। वह चाकू की ओर रेंगता है, लेकिन यौन हो उसे देख लेता है। वह चोर को पीछे खींचता है। फिर वह चोर को गला दबाकर बेहोश कर देता है। अंत में यौन हो ने यह कर दिखाया। उसने बुरे आदमी को पकड़ लिया है। यौन हो अपनी मानसिक बाधा को पार कर अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ने में सक्षम था। उसे खुद पर गर्व था। उसे और भी गर्व हुआ जब उसने सीखा कि चोर एक सीरियल अपराधी था। इसलिए मेजर क्राइम्स यूनिट को समाचार में दिखाया गया। टीसीआई ने नीचे से देखा और महसूस किया कि यौन हो को उसका उचित श्रेय नहीं मिल रहा था। फिर उपायुक्त ने घोषणा की कि यौन हो जासूस के रूप में काम करना जारी रखेगा। हर कोई खुश था। वे मामले की सफलता का जश्न मना रहे थे और बारबेक्यू कर रहे थे। प्रमुख वहां नहीं थे क्योंकि वह उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी।
मिन ने योनहो को बताया कि चीफ जोंग की पत्नी की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी। ड्राइवर भाग गया, इसलिए वह उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जा सका। उस आघात ने उसे टीसीआई बनाने के लिए प्रेरित किया। वह कभी भी किसी को माफ नहीं करना चाहता था जो ट्रैफिक कानूनों के प्रति गैर जिम्मेदार था। वापस यांग की ओर। वह सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। जियोंगवू से बात कर रहा था। उसने अपने पिता की आलोचना की, कहते हुए, तुम सोचते हो कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे आदेश दे सकते हो। जब वह बात कर रहा था, वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, ट्रैफिक में इधर उधर घूम रहा था। वह गुस्से में था। एक और कार ने उसकी राह रोकने की हिम्मत की। यांग गुस्से में आ गया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वह लगातार दूसरी कार को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे रोकती रही। इससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई। वह सड़क से बाहर निकल गया। यह देखकर कि उसकी कार ठीक थी, वह खुश हो गया। उसने सोचा, मेरी ड्राइविंग स्किल्स बेहतर हो रही हैं। वह दूसरी कार के और करीब आ गया और उन्हें रुकने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन दूसरी कार ने जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश की, जिससे वह और तेज चलाने लगा। फिर वह अचानक मुड़ी और यांग ने बिना सोचे समझे मोड़ लिया। उसकी कार पलट गई। रहस्यमय आदमी कार से बाहर निकला और मरते हुए यांग की ओर बढ़ा। यांग ने उसका चेहरा देखा और पुराना हादसा याद आया। उसने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बदला लेना चाहता था। उसने एक लाइटर निकाला और कार पर फेंक दिया। कार आग की लपटों में फट गई। कुछ सेकंड पहले वे फोन पर थे, अब वे उसके सबसे अच्छे दोस्त के अंतिम संस्कार में थे। लेकिन जियोंगवू न तो हैरान था और न ही दुखी। यांग के पिता ने जियोंगवू को गले लगाया, बच्चे की तरह रोते हुए। प्रमुख ने यांग के पिता को आश्वासन दिया कि उनके बेटे के नशे में गाड़ी चलाने की घटना जांच नहीं की जाएगी। प्रमुख के लोगों ने मामले की जांच की थी। कार की ईंधन लाइन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, इसलिए जब लाइटर फेंका गया तो यह फट गई। उसने कहा, एक काली कार उसे पूरे समय पीछा कर रही थी। यह दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। यांग के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी शराब का गिलास खत्म किया और उसे अपने हाथ में तोड़ दिया। उसने कसम खाई, मैं अपने बेटे के हत्यारे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हान भी अंतिम संस्कार में आया। यंग वूक को शक था कि वह पिटाई का बदला लेने आया है। हत्यारा यंग वूक था। वह यांग को दुर्घटना के बारे में चुप कराना चाहता था, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि वे अब और बात न करे। हान के बयान ने यंग वूक को गुस्से में डाल दिया। उसने हान को गर्दन से पकड़ लिया। प्रमुख पहुंचे और स्थिति को शांत किया। हान ने यंग वूक की पीठ की ओर गहरी समझ के साथ देखा, जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। इस बीच प्रमुख जोंग एक साधारण मेज पर अकेले बैठे थे, अपनी पत्नी की याद में रो रहे थे। अगले सुबह योनहो उस लड़की की कब्र पर गया जिसे उसने सालों पहले टक्कर मारी थी। वहाँ पहले से ही एक गुलदस्ता रखा था। लड़की के पिता ने सुना कि योनहो ने कहा कि ये उसके फूल नहीं थे और उसने समझ लिया कि वे किसके थे। क्या चीफ जोंग लड़की के पति थे? अगले दिन चीफ वापस काम पर लौट आए। वह अपने पुराने रूप में लग रहे थे। उनकी टीम उनके कार्यालय में फूलों के बारे में बात कर रही थी जब मिन को एक प्रमुख राजमार्ग पर एक रहस्यमय कार दुर्घटना के बारे में फोन आया। यह टीसीआई के लिए एक नया मामला था। मिन ने ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था। खिड़की पर गोलाकार पानी के निशान थे, जैसे गोली के छेद। उन्हें कार खोलने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना पड़ा। ड्राइवर बेहोश था। संयोग से दूसरी कार भी थोड़ी दूर पर पलटी हुई थी। मामला दूसरी टीम को सौंपा गया था, लेकिन योनहो जांच के लिए स्थल पर गए। वह तब भी नहीं गए जब प्रमुख ने उन्हें कहा। मिन को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो योनहो ने कहा, यह सिर्फ एक सामान्य ट्रक के ओवरलोडिंग से हुआ पलटने का हादसा नहीं है। मलबे का स्थान गलत है। उन्होंने समझाया, यह मामला निश्चित रूप से कार दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। टीसीआई को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें एक साथ जांच करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जांच टीम को ऐसा लगा जैसे उनका खाना छीन लिया गया हो। वे अधीक्षक से मिलने गए और अपना मामला वापस मांगने लगे। आश्चर्यजनक रूप से अधीक्षक ने टीसीआई का पक्ष लिया। वे आभारी थे कि उनके पास अधिकार था। स्टेशन पर वापस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया कि चालक की मृत्यु उसकी गर्दन में धन से धातु के टुकड़े से हुई थी। धातु एक कंटेनर लॉक से थी। किसी ने जानबूझकर इसे काटा था, जिससे ट्रक का माल गिर गया। ट्रक पलटने का दृश्य दूर नहीं था, जिसका मतलब है कि ट्रक का मलबा बाहर उड़ गया और कार के चालक को लगा। मिन योनहो की तर्क से स्तब्ध था। अब कार दुर्घटना और ट्रक पलटने की घटना जुड़ी हुई थी। टीसीआई को उन्हें एक साथ जांचने का अधिकार था। जैसे से दूसरी जांच टीम नाराज हो गई, लेकिन वे अधीक्षक के प्रति आभारी थे कि उन्होंने टीसीआई को मामला सौंप दिया। मिन और योनहो ड्राइवर को खोजने गए, लेकिन पाया कि वह गायब हो गया था। जब उन्होंने सुरक्षा फुटेज चेक की तो उन्होंने उसे छत पर जाते हुए देखा। योनहो ने उसका पीछा किया। कंटेनर ट्रक ड्राइवर थका हुआ था। मेरे ट्रक में ज्यादा सामान था। मेरे बॉस ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अब मुझे ही सारा दोष लेना है। मुझे खर्चों को कवर करने के लिए बहुत सारा पैसा देना होगा। मुझे लगता है कि किसी की मौत का दोषी मैं ही हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहता, उसने कहा।
सौभाग्य से मिन अपनी बेटी को साथ लाई थी। इससे ड्राइवर को किनारे से नीचे आने के लिए मना लिया। जब वह शांत हुआ, मिन ने कहा, किसी ने जानबूझकर कंटेनर का ताला काटा। ये दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। अगर हम सही से जांच करें तो आप निर्दोष साबित होंगे। उसे राहत महसूस हुई और उसने पुलिस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं अपने कंटेनर ट्रक को आराम स्थल पर ले जा रहा था ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। जब मैं वापस आया तो कोई मेरी गाड़ी में बैठा था जिसे मैं चला रहा था। मैं गुस्से में आ गया और उसे बाहर खींच लिया। हमारी लड़ाई हो गई। मिन और योन हो रसोई के कर्मचारी को ढूंढने गए। उसने इनकार किया, यह कहते हुए कि वह उस रात घर चला गया था, लेकिन फुटेज में दिखा कि वह सुबह 4 बजे तक नहीं लौटा था। वह सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर प्रबंधक ने बोलना शुरू किया। उस रात वे डेट पर थे। उन्होंने मैनेजर के डैश कैम की जांच की और देखा कि उन्होंने कार में रात बिताई थी। वे नए थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि कोई जाने। गलतफहमी दूर करने के बाद रसोई के कर्मचारी ने मिन से कहा, उस रात मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने एक अजीब आदमी को कंटेनर के पास चुपके से जाते हुए देखा। उसके पास एक काटने का उपकरण था और उसने हरी टोपी पहनी हुई थी। 1 मिनट बाद वह बाहर आया और ट्रक ड्राइवरों के विश्राम स्थल पर चला गया। मिन और योनहो ने इसे जांचने का फैसला किया। मिन ने ड्राइवरों की सूची देखी और योनहो विश्राम स्थल के अंदर गए, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि संदिग्ध कौन था। स्टेशन पर वापस उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने 15 तारीख को रेस्ट स्टॉप पर मौजूद ड्राइवरों की सूची से शुरू करने का निर्णय लिया। वो उस युवा ड्राइवर से मिलने गया जो अपने काम के प्रति उत्साही था। उसने कंटेनर ट्रक ड्राइवर की फोटो देखी। उसने उसे पहचान लिया। मैंने उसे सार्वजनिक बाथरूम में देखा। वह एक अन्य कर्मचारी से झगड़ा कर रहा था। शॉवर लेने के बाद वह हरी टोपी पहनकर चला गया। बू ने मिन को फोन करके बताया कि क्या हुआ। उसने कंटेनर ट्रक ड्राइवर को फोन किया। उसने पुष्टि की कि वहाँ बहस हुई थी। फिर उसने उस ड्राइवर की तस्वीर भेजी जिससे उसकी बहस हुई थी। वह हान था। उसी समय योनहो बाकी स्टॉप पर वापस जा रहा था जब उसने हान को हरे रंग की टोपी पहने हुए चलते हुए देखा। वह जल्दी से उसके पीछे गया। हान उन 3 हाई स्कूल के छात्रों में से एक था जिन्होंने योनहो के लिए गवाही दी थी, इसलिए वे एक दूसरे को पहचानते थे। अचानक हान ने दूर से एक काले कार की हेडलाइट्स देखी। उसे याद आया कि यांग को भी एक काले कार ने टक्कर मारी थी जब उसने योनहो के मामले का जिक्र किया था। इससे वह घबरा गया। वह जमीन पर सिकुड़ गया, ये मानते हुए कि योनहो ने यांग को मार डाला था और उसे बचने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी कार में कूद गया और तेजी से चला गया। मिन ने संदिग्ध को भागते हुए देखा और उसे रोकने का दृढ़ निश्चय किया। योनहो वहीं खड़ा था, जड़वत। उसे लगा जैसे कोई काले कार के अंदर से उसे देख रहा हो। मिन उसके पास गाड़ी लेकर आया और कहा, गाड़ी में बैठो, हमें उसका पीछा करना है। हान अपने ओवरलोडेड ट्रक को चला रहा था, स्टीयरिंग व्हील को पीटते हुए, और पागल हो रहा था। मिन ने तेज मोड़ लिया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। अचानक जोंग ने फोन किया, मिन, वहां से निकल जाओ। किसी ने ट्रक की जंजीरों के साथ छेड़छाड़ की। यह दूसरी बार पलटने वाला है। हान ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। ट्रक में कार को पकड़ने वाली जंजीरें ढीली हो गईं। ट्रक हिलने लगा और फिर यह जमीन पर गिर गया। कार को उल्टा पलटते हुए स्थिति खतरनाक हो रही थी, लेकिन मिन अभी भी ट्रक का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। हान अधिक से अधिक घबरा रहा था। वह सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। उसके पीछे की कारें गिरने लगीं। सौभाग्य से मिन एक उत्कृष्ट ड्राइवर था और उसने उनसे बचा लिया। पुलिस को यह नहीं पता था कि हान के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका पीछा करने के लिए गति बढ़ा दी। उन्होंने सामने एक बैरिकेड लगा दिया था, जिसका मतलब था कि हान के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ट्रक को घुमाया और पलट दिया। यह दूसरा ट्रक पलटना था। इसके पीछे की कारें गुरुत्वाकर्षण की ताकत से ट्रक से टकरा गईं। इससे दुर्घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। हान को जल्दी से घटनास्थल से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। योनहो ने हान के ट्रक पर मौजूद केस के बारे में कुछ देखा। उसका दिमाग, जो बहुत होशियार था, उसे बताया जिस व्यक्ति ने ट्रक पलटने का कारण बना, वही पुरानी केस के बारे में सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने मिन को कहते सुना, किसी ने जानबूझकर चेन काट दी ताकि यह एक दुर्घटना लगे। हान ने योनहो को संदेह से देखा। सबके जाने के बाद योनहो ने हान से पूछा, क्या तुम्हें पुराने हादसे के बारे में कोई पत्र मिला? हान ने कहा, सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, जंग वूक, यांग और प्रमुख को भी चेतावनियां मिली। स्टेशन पर वापस योनहो को कुछ एहसास हुआ। रसोई के कर्मचारी ने जिस टोपी का जिक्र किया था उसका रंग नीला था। यह केवल स्ट्रीट लाइट्स के नीचे हरा दिखता था। एकमात्र व्यक्ति जिसने नीली टोपी पहनी थी वह युवा ड्राइवर था, लेकिन वह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं था। कई समान मामले हुए हैं जहां कंटेनर ट्रक ड्राइवरों की कार्गो चेन काट दी गई थी। जब उन्होंने सभी को सूचीबद्ध किया तो उन्होंने पाया कि 5 ड्राइवर पीड़ित हुए थे।
सभी ड्राइवरों के पास एक ही लॉजिस्टिक्स कंपनी की व्यावसायिक लाइसेंस प्लेटें थीं। चीफ जंग को संदेह था यह कंपनी अपने व्यावसायिक लाइसेंस प्लेटों को बेचने के लिए उच्च लाभ मार्जिन वाले ड्राइवरों को काम पर रखती है। फिर वे ड्राइवरों पर दबाव डालते हैं कि वे अपनी कानूनी प्लेटें वापस लें और उन्हें किसी और को बेच दें। लेकिन जब टीसीआई ने पीड़ितों से दुर्घटना के बारे में पूछने की कोशिश की तो वे कुछ छुपाते हुए लग रहे थे। जोंग और वू कंपनी के मालिक से मिलने गए। वह बहुत दोस्ताना था और जोर देकर कहा, मैं केवल ड्राइवरों को व्यावसायिक लाइसेंस प्लेट बेचता हूँ, मैं कोई चाल नहीं चलता। लेकिन जब वह अंदर गया तो जोंग ने उसकी मेज पर एक नीली टोपी देखी, इसीलिए उन्होंने धातु के दरवाजे के पास कान लगाए और सुना। उन्होंने सुना कि युवा ड्राइवर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और जिम्मेदारी लेने का दबाव डाला जा रहा था। उसे कंपनी के साथ साझेदारी करनी पड़ी और ओवरलोडेड ट्रक चलाने पड़े, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती तो वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता। युवा ड्राइवर ने असहमति जताई, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा और मैं अपनी माँ के कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। वो ने उसे कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर मत करो। इस बीच पहले पीड़ित श्रीनाम ने अपनी कहानी साझा की। उसे और उसके सहयोगियों को कंपनी ने अनुचित अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया था। अगर उनका कोई दुर्घटना होती तो केवल ड्राइवर को भुगतान करना पड़ता। अगर वे शिकायत करते तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देते। ड्राइवरों ने एक वकील को नियुक्त करने और कंपनी पर मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। कंपनी शक्तिशाली थी और उन्हें धमकाती थी। उन्होंने हार मान ली और बस चुपचाप काम करते रहे, सिवाय एक बूढ़े ड्राइवर के जो अन्याय सहन नहीं कर सका। उसने अपनी कार में मुकदमा जला दिया और आत्महत्या कर ली। पूरी तरह से जांच करने के बाद टीसीआई यह जानकर हैरान रह गया कि नकली ड्राइवर का एक बेटा था। वह युवा ड्राइवर था। पिता एक सेवानिवृत्त ट्रक ड्राइवर थे और उस युवा व्यक्ति को जानते थे। युवा ड्राइवर ने उन्हें वह पता दिया जहां उसके पिता को दफनाया गया था और कहा कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसके पिता से मिलने जाएं। जब वू और टीसीआई उसके पिता को खोजने के लिए कब्रिस्तान गए तो युवा ड्राइवर गायब था। आधी रात के समय उसने ट्रक को सीधे लॉजिस्टिक्स कंपनी की ओर चलाया, मालिक की कार को निशाना बनाते हुए। उसने मालिक को उसकी कार से बाहर खींचा और एक धातु की पाइप का उपयोग करके अपने पिता पर गुस्सा निकाला। अगर वह अपनी मोटरसाइकिल पर उसे रोकने नहीं आई होती तो युवा ड्राइवर उसे मार डालता। उसने ड्राइवर को पाइप से मारने की कोशिश की, लेकिन जोंग ने नियंत्रण कर लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने उसे हिलने से पहले ही हथकड़ी लगा दी। टीसीआई आ गया। वू ने उस दयनीय युवक की ओर देखा। मुझसे ही उससे पूछताछ करनी थी। युवक ने कबूल किया। उसने कहा कि उसने गुप्त रूप से दुर्घटनाएं करवाई थीं ताकि पुलिस शामिल हो और अवैध कंपनी की जांच करे, लेकिन वह उनके पकड़े जाने का इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसने मालिक को मारने का फैसला किया। उसने मालिक द्वारा उसे अवैध अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के सबूत भी रिकॉर्ड किए थे, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी या वकील उसकी मदद नहीं करेगा। वह अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। वो ने उसे ड्राइवर और उसकी पत्नी और बच्चों के बीच की आखिरी बातचीत दिखाई। ड्राइवर की मौत कंटेनर ट्रक के मलबे से हो गई थी। अब युवा ड्राइवर ने अपनी लापरवाही को समझा और पूरी तरह से पछतावे से भर गया। व्यक्तिगत बदले के कारण हुए पलटने के हादसे का मामला सुलझ गया, लेकिन प्रमुख ने चीफ जोंग को स्टेशन बुलाया और उन्हें यांग के मामले को संभालने के लिए कहा। मुझे शक है कि तुमने यानहो के मामले का बदला लेने के लिए यह दुर्घटना की। प्रमुख ने जोंग के इरादों को समझा, लेकिन बस उसके आदेश स्वीकार कर लिए। उसने यांग का मामला वापस लिया और अपनी टीम को बताया। यानहो को यह सुनकर झटका लगा कि यह एक हत्या थी और उसने दस्तावेजों पर ध्यान दिया। प्रमुख ने देखा। इस बीच हान जंग वूक के कार्यालय में घुस गया। उसे कोने में धकेल दिया गया था और उसने 300 मिलियन वॉन की मांग की। उसने धमकी दी, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को यानहो के मामले की सच्चाई बता दूंगा। जंग वूक का खून खौल रहा था। उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगा जैसे मैंने यांग को मारा। उसी समय उप आयुक्त ने प्रमुख को एक वीडियो दिखाया जिसमें श्री किम, पीड़ित के पिता, होटल के बाहर यांग का पीछा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए दुर्घटना करवाई। यानहो इस मामले के बारे में नहीं सोचना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, आइए तथ्यों को देखें। ऐसा लगता है कि 3 छात्र गवाहों, प्रमुख गवाह के पिता श्री किम, पीड़ित के पिता और प्रमुख जोंग के बीच एक संबंध है। मुझे यकीन है कि कोई सभी को धमकी भरे पत्र भेज रहा था और यांग को मारने के लिए चीजों की योजना बना रहा था। अगर वह यांग की मौत के लिए जिम्मेदार है तो अगला निशाना हान है, और वह सही था। हान को जंगवूक से एक टेक्स्ट संदेश मिला, तुम्हारे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। हान को लगा कि उसे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल गया। वह इतना खुश था कि उसने पीछे आ रही काली कार पर ध्यान नहीं दिया। वह एक टैक्सी में बैठा और मिलने की जगह पर गया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। दर्द ने उसे होश में ला दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह जीवित रहने के लिए दृढ़ था। उसने एक इमारत से छलांग भी लगाई और उसकी टांग टूट गई, लेकिन वह रेंगता रहा। उसकी आखिरी उम्मीद यानहो को फोन करना था।
वह चिल्लाया, मदद करो, लेकिन फिर काली कार ने उसे टक्कर मारी और वह उड़ गया। यानहो को किया गया फोन कॉल कट गया। यानहो मिन को बताने ही वाली थी कि क्या हुआ था, तभी उसे एक नए हादसे के बारे में कॉल आया। लेकिन सबसे बुरा हुआ, जमीन पर जो तस्वीर थी वह उसके पिता और उसके भाई की थी। अचित टैक्सी में पीड़ित उसके पिता थे। मिन दर्द में चिल्लाई और उसकी टीम ने उसे गले लगा लिया। एम्बुलेंस में अपने पिता को बेहोश देखना सबसे बुरा था। ये पता चला कि जंग वूक एक बार में गया था, नशे में धुत हो गया था और फिर ड्राइव पर चला गया। उसने गाड़ी चलाई और लापरवाही से ट्रैफिक में इधर उधर घूम रहा था, सड़क विक्रेताओं से टकरा रहा था और एक फूड डिलीवरी वाले से टकरा गया। उसने माफी मांगने के लिए नहीं रुका। मिन के पिता ने उसे देखा, उसका पीछा किया और उससे मांग की कि वह मुड़कर डिलीवरी वाले को अस्पताल ले जाए। गाड़ियां तेज हो रही थीं। जंग वूक उत्साहित था और उसने गैस पर पैर रखा। मिन के पिता को भी तेज चलाना पड़ा। वह जंग वूक पर चिल्लाते रहे, जिससे वह गुस्सा हो गया। वह मुड़ा और टैक्सी से टकरा गया। एक पल में वह ध्यान नहीं दे रहा था और मिन के पिता मुड़े और एक खड़ी कार से टकरा गए। टैक्सी हवा में उड़ी और जमीन पर गिर गई। खिड़कियां टूट गईं और अंदर के लोग बेहोश हो गए। टीसीआई ने जांच की और पता चला कि काली कार एक दिवालिया कंपनी की थी। वे ड्राइवर की पहचान नहीं कर सके। जोंग ने कहा, हर बार में वीआईपी मेहमानों को लाने के लिए एक निजी ड्राइवर होता है। हमें वहां जाकर पूछताछ करनी चाहिए। हम अपने सुराग ढूंढ लेंगे। यानहो ने तुरंत संदिग्ध की फोटो क्लब मालिक को दिखाई। उसने एक नजर डाली और कहा, ओ, ये मेरी लड़की का बॉयफ्रेंड है, मैं उसे आपके लिए बुला देती हूँ। महिला ने पुष्टि की कि वह उसका बॉयफ्रेंड था। उसने कहा कि वही था जिसने पिछली रात जंग वूक को कुछ पहुंचाया था, लेकिन अब उसे झूठ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वह उसे एक ग्राहक के पास ले जा रहा था। यानहो को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। उसने अपनी समझदारी का उपयोग किया और पता लगाया कि यह आदमी नंबर 1 संदिग्ध था। उसका नाम ब्यूंग चान था और उसके पास बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने और ड्रग्स ले जाने का आपराधिक रिकॉर्ड था। टीसीआई ने जल्दी से क्लब की सुरक्षा कैमरा फुटेज भी प्राप्त कर ली। इसमें दिखाया गया कि जंग वूक को क्लब से बाहर ले जाया जा रहा है। उन्हें यकीन था कि वह टैक्सी में बैठा, लेकिन उसे टैक्सी चलाते हुए फुटेज प्राप्त करना कठिन होने वाला था। मिन अपने पिता के साथ अस्पताल में थी, इसलिए यानहो और जोंग को सबूत इकट्ठा करने पड़े थे। ट्रैफिक कैमरे। अगर जंग वूक गाड़ी चला रहा होता तो वह 2 चौराहों से गुजरता। अगर वह कार से छुटकारा पाना चाहता तो वह उन चौराहों के बीच कहीं रुकता और वह इलाका पहाड़ियों, झीलों और कबाड़खानों से भरा है। वे अलग हो गए। वो चौराहों पर गया, जोंग झील पर गया और स्थानीय लोगों से एक काले रंग की कार के बारे में पूछा जो फेंकी गई थी। यानहो कबाड़खाने गया। उसने देखा कि एक संदिग्ध दिखने वाली कार को खुदाई मशीन से कुचला जा रहा है और उनसे रुकने के लिए कहा। फिर उसने कार को स्टेशन ले जाने के लिए कहा। डेटा विश्लेषण से पता चला कि यात्री और पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट बंधी हुई थी, लेकिन ड्राइवर की सीट पर खून और जंग वूक का डीएनए था। टीसीआई ने निष्कर्ष निकाला कि जंग वूक ने मिन के पिता की टैक्सी को टक्कर मारी थी। जब उन्होंने सुना कि संदिग्ध प्रमुख का बेटा है तो अधीक्षक घबरा गया। वह इसे संभाल नहीं सका। वह इतना नर्वस था कि वह टीसीआई को गिरफ्तारी वारंट नहीं दे सका। जब मिन को यह खबर मिली तो वह गुस्से से भर गई। वह क्लब में घुस गई और जंग वूक का सामना किया। उसने न केवल सब कुछ नकारा, बल्कि मिन के पिता के टैक्सी ड्राइवर के काम का भी अपमान किया। उसने मिन को चिढ़ाया, भले ही तुम पुलिस हो, तुम मुझे छू नहीं सकती। उसके दोस्त हंसे, इस स्थिति का आनंद लेते हुए। उन्होंने अपने गिलास उठाए और पीड़ित को हवा की तरह नजरअंदाज किया। मिन इतनी गुस्से में थी कि उसने उस पर बियर की बोतल फेंक दी। यानहो ने उसे रोक लिया। सो मेज पर कूद गई और जंग वूक के चेहरे पर लात मारी। उसे यह बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसके पिता ने उसे घर बुला लिया। प्रमुख पहले से ही अपनी कार में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जंग वूक अंदर आया, उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसने उसे चेतावनी दी, मुझे बुरा मत दिखाओ, मुझे ही परिणाम भुगतने होंगे। जंग वूक ने तर्क दिया, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। फिर वह भड़क गया। उसने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वह उसे अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह एक पूरी तरह से टकराव था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इस समस्या को खुद हल कर सकता हूँ। इस बीच हान को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसके हाथों पर पानी डाला। फिर उसने उसके हाथों पर तारों के साथ धातु के क्लैंप लगाए। हान ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने स्विच चालू किया और बिजली हान के शरीर में दौड़ गई। वह कांप रहा था और बोल नहीं पा रहा था। टीसीआई में वापस मिन शांत हो गए और काम पर लौट गए। जंग वूक को संदिग्ध के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार यानहो ने उनसे पूछताछ की। जंग वूक ने झूठ बोला और कहा कि वह यात्री सीट पर थे। उनके वकील, जो स्पष्ट रूप से इस पल के लिए तैयार थे, ने कुछ तरीके सुझाए जिससे वह इससे बाहर निकल सकते थे।
उनके पास एक योजना थी। उसने कहा, मैं दुर्घटना से पहले कार से बाहर निकल गया था। ब्यूंग चान दोषी है, लेकिन यान हो बार बार कहता रहा, तुम चला रहे थे जंग वुक, तुमने नियंत्रण खो दिया। प्रमुख के शक्तिशाली बेटे को पता था कि वह जो चाहे कर सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पूछताछ के अंत में उसने मुस्कुराया। मिन बाहर चिंतित होकर इंतजार कर रही थी। यान हो चुप और निराश था। तभी ब्यूंग चान स्टेशन आया और आत्मसमर्पण कर दिया। मिन उसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन चीफ जियोंग ने उसे रोका क्योंकि वह पीड़ित की रिश्तेदार थी। पूछताछ कक्ष में ब्यूंग चान ने साहसपूर्वक स्वीकार किया। उसने कहा, मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने टैक्सी को दूसरी कार से टकराने और पलटने के लिए मजबूर किया। आगे बढ़ो, मुझे जेल में डाल दो। उसने यहाँ तक कि मुट्ठी भी बनाई और वू को चुनौती दी, लेकिन कमरे में एक कैमरा था। जंग वुक को रिहा कर दिया गया और उसने मिन से शेखी बघारी। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो क्लब आओ और मेरे साथ मजे करो। इस घमंडी अमीर लड़के की बातों ने मिन को रुला दिया। वह एक पुलिस अधिकारी है, लेकिन अपने पिता के लिए न्याय नहीं पा सकती। यानहो नहीं जानता कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को कैसे सांत्वना दे। वह केवल यह वादा कर सकता है कि वह जंग वॉक को जेल में डाल देगा। वह भी हमारा साझा दुश्मन है। मिन यह नहीं समझती कि यानहो ने ऐसा क्यों कहा। जब तक वह उसे अपने घर नहीं ले जाता, वह पर्दे खींचता है और अपना राज बताता है। वह मिन से कहता है, जंग वॉक के 2 दोस्तों को उसके पिता ने मेरे हादसे में गवाह बनने के लिए पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे पता है कि वे बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। मैं एक सीढ़ी उठा रहा था जो मैंने गिरा दी थी, और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि वह जोड़ा जमीन पर पड़ा था। उन्हें टक्कर लगी थी। 3 बच्चों में से एक, यांग, पहले ही मर चुका है। हान गायब है। जंग वूक अगला निशाना है। मुझे समझ नहीं आता कि चीफ जियोंग यांग का मामला कैप्टन जियोंग को क्यों देना चाहते हैं। मिन भी उलझन में है। उसी समय चीफ जियोंग डिप्टी कमिश्नर और यांग के पिता के साथ हैं। यांग के पिता का दावा है कि किम ने उनके बेटे को मार डाला और वह बदला लेना चाहते हैं, लेकिन चीफ जियोंग उन्हें रोकते हैं। मैं कानून का पालन करूंगा, लेकिन उनके पास अन्य योजनाएं हैं। चूंकि यानहो को पता है कि हान गायब है, उपायुक्त उसे एक आदेश देते हैं, टीसीआई को सीमा तक धकेलो। वह टीसीआई कार्यालय जाता है और कैप्टन जियोंग को यांग के मामले को संभालने में असमर्थ होने के कारण निकाल देता है। फिर वह नए कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण करता है। कैप्टन जियोंग विरोध नहीं कर सकते। वह सिर्फ डिप्टी कमिश्नर से निराश हैं। उन्हें लगता है कि वह बुरे हो गए हैं। उस रात यानहो आखिरकार कैप्टन जियोंग से पूछते हैं, जोंग को प्रमुख ने यांग का मामला क्यों दिया। कप्तान उसे यांग के दुर्घटना के मामले की फाइलें देता है। उसी समय हान एक रिपोर्ट में कॉल करता है, लेकिन वह हिचकिचाता है और यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि क्या हुआ। 4 मिनट बाद वह अंततः एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है। कप्तान जोंग को लगने लगता है कि इस दुर्घटना में कुछ गड़बड़ है। प्रमुख लगातार योनहो के दावों को खारिज करने की कोशिश करता है कि इसमें एक और कार शामिल थी। वह जल्दी से मामला बंद कर देता है और कैप्टन जोंग को ग्रामीण इलाके में स्थानांतरित कर देता है। इससे जोंग मामले के प्रति और भी अधिक जुनूनी हो जाता है। वह दुर्घटना से भी परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। वह लड़की के लिए बुरा महसूस करता है। योनहो और मिन केस फाइलों को देखते हैं। मिन देखता है कि लड़की पर से गुजरे टायर के निशान 3 बच्चों की कार के टायर के निशानों से मेल खाते हैं। नजदीक से देखने के लिए वे दुर्घटना स्थल पर वापस जाते हैं। योनहो उस रात के बारे में सोचता रहता है जब वह किम को बारिश में अपनी बेटी के लिए रोते हुए देखता है। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों में चमकती है। उसे याद आता है कि एक कार उसकी ओर आई और उसने जोड़े से बचने के लिए गाड़ी मोड़ ली। क्या यह सच हो सकता है? योनहो अपनी आंखें बंद करता है और याद करने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि उसने जोड़े से बचने के लिए गाड़ी मोड़ी और इसी वजह से वह दूसरी कार से टकरा गया। वह बेहोश हो गया था। जब वह जागा तो वह कार से बाहर निकला और देखा कि काली कार पागलों की तरह घूम रही थी। 2 बच्चों में से एक पहले ही कार से गिर चुका था। एक चिल्ला रहा था और दूसरा उल्टी कर रहा था। योनहो ने हमेशा अपने अतीत के इस हिस्से को भूलने की कोशिश की थी, इसलिए उसे यह विवरण याद नहीं था। लेकिन अब वह पुष्टि कर सकता है कि वही 3 बच्चे थे जिन्होंने उस जोड़े को टक्कर मारी थी। तो यांग शायद वह है जिसने दुर्घटना देखी और सच्चाई जानता है। कप्तान दोनों से कहता है, काले कार के ड्राइवर की एक टांग लकवाग्रस्त थी। योनहो हैरान है और सोचता है, क्या यह मिस्टर किम हो सकते हैं? और वह कप्तान के ठीक सामने खड़ा है। लेकिन योनहो किसी और से मिलता है। वह आदमी लैब में है, अपनी कृत्रिम टांग जोड़ रहा है। जैसे ही कप्तान मिस्टर किम से उनके दामाद के बारे में पूछ रहे हैं, योनहो उनसे टकरा जाते हैं। यह ह्यूनमिन है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो अक्सर टीसीआई के साथ काम करता है। वह मिस्टर किम का दामाद है। मिस्टर किम कहते हैं कि उनके दामाद ने दूसरे देश में सर्जरी करवाई और गुप्त रूप से कोरिया वापस आ गए। वह एक नकली नाम और नई पहचान का उपयोग करके अपनी बदले की योजना शुरू कर रहे हैं।
ह्यून मिन योन हो को बताता है कि उसका नया नाम वास्तव में उसकी पत्नी और बच्चे को समर्पित है। उसे लगा कि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन जब वह पुलिस के लिए फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम पर वापस गया तो उसने गलती से योन हो के दुर्घटना के केस फाइलें देख लीं। फिर उसने देखा कि उसकी पत्नी पर से गुजरी टायर के निशान उसी कार के थे जिसे 3 बच्चों ने चलाया था, और उसकी पत्नी के शरीर पर 2 सेट टायर के निशान थे, जिसका मतलब था कि बच्चों ने उसे 2 बार कुचला। यह सच्चाई ह्यून मिन को गुस्से से भर देती है। वह मामले के बारे में सभी संबंधित लोगों को, जिसमें योन हो भी शामिल है, पत्र भेजना शुरू करता है। फिर वह एक एक करके बदला लेना शुरू करता है। पहले वह यांग को मारता है, फिर वह हान का अपहरण करता है और उसे सच बताने के लिए मजबूर करता है। फिर वह सच का उपयोग करके जंगवूक को उससे मिलने के लिए मजबूर करता है। जंगवूक डरा हुआ है, उसे पता है कि वह मरने वाला है, इसीलिए वह चेयरमैन यांग से मिलने जाता है। वह एक कहानी बनाता है कि उसका बेटा एक बुरा आदमी है ताकि उसे उत्तेजित कर सके। यांग एक पूर्व माफिया बॉस है जो सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन जंगवूक के शब्द उसकी खून की प्यास को जगा देते हैं। वह तुरंत अपने लोगों को ह्यून मिन की बैठक की जगह पर भेजता है। योन हो ह्यून मिन को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। मैं इस तरह बुरी चीजें करके बदला लेने से सहमत नहीं हूँ, मुझे माफ करें, कृपया रुक जाएं, अपनी नफरत को छोड़ दें। ह्यून मिन चुप रहता है और फिर अचानक योन हो को मुक्का मारता है और भाग जाता है। वह अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता है। बाहर उपायुक्त पहले से ही उसे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ह्यून मिन की खाली कार तेजी से निकल जाती है। योन हो की कार उसके ठीक पीछे है। पीछा शुरू हो गया है। जैसे जैसे और कारें शामिल होती हैं, पीछा और तीव्र हो जाता है। उपायुक्त और चेयरमैन यांग भी अपने लोगों को भेजते हैं। योन हो ने आखिरकार अपनी मानसिक बाधा को पार कर लिया है और वह मिन द्वारा सिखाई गई ड्राइविंग कौशल का उपयोग कर रहा है। वह आसानी से अपनी कार को दूसरों के पास से निकाल रहा है। वह अकेला नहीं लड़ रहा है। उसके साथी पहुंचते हैं। मिन संकेत देता है। वे दोनों पहिया घुमाते हैं और पूरी तरह से मुड़ते हैं। वे अपने ब्रेक लगाते हैं और अन्य कारों की दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए लाइट्स को हाई बीम पर कर देते हैं। उनके आगे वो अपनी विशाल ट्रक चला रहा है। वह उनका पहला निशाना होगा। अन्य कारें हेडलाइट्स से अंधी हो जाती हैं और वू की ट्रक से टकरा जाती हैं। अब जोंग की बारी है। वह अपनी मोटरसाइकिल चला रही है। ये वाकई में बहुत कूल है। वह अन्य कारों को पार करती है और उनकी खिड़कियां तोड़ देती है। गैंग के सदस्य और डिप्टी कमिश्नर के पुलिसकर्मी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जियोंग कारों के सामने रुक जाती है। मिन और योन हो दोनों तरफ आ जाते हैं और फिर वे तैयार हैं। जैसे ही गैंग के सदस्य पास आते हैं, उनके पीछे के पुलिस वाले अपनी हाई बीम्स चालू कर देते हैं। गैंग के सदस्य रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। टीसीआई उन्हें तुरंत पकड़ लेता है। डिप्टी कमिश्नर आता है और जो देख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। मिन उसे बताता है टीसीआई ने पता लगाया कि पत्र एक ही प्रिंटर पर छपे थे, फॉरेंसिक लैब में। इसी तरह हमें पता चला कि ह्यून मिन ही मास्टरमाइंड था। कप्तान उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन योन हो उसे आत्मसमर्पण के लिए मनाना चाहता है। इसीलिए टीसीआई बाहर घात लगाता है, जबकि योन हो अंदर जाकर ह्यून मिन से बात करता है। लेकिन ह्यून मिन गिरफ्तारी का विरोध करता है, इसीलिए टीसीआई को उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना पड़ता है। वे ह्यून मिन को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर वे जंगवूक और चेयरमैन यांग के लोगों को फंसाने का तरीका निकालते हैं। वे उनकी हत्या की साजिश का सबूत जुटाने वाले हैं और अब मिन को जंगवूक के ठिकाने की जानकारी मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिन को ही रोक दिया जाता है। कैप्टन जोंग भ्रष्ट अधिकारी के चेहरे पर मुक्का मारता है और उसकी टीम उसे चेयरमैन यांग के अड्डे पर ले जाती है। मिन वॉकी टॉकी का उपयोग करती है और उन्हें टीसीआई के आगमन के बारे में बताती है और फिर वह इमारत में घुस जाती है। चेयरमैन यांग के आदमी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे दिखने में सख्त लगते हैं। वास्तव में वे काफी आज्ञाकारी हैं। मिन कहती है, जो भी खेल के कपड़े पहने हैं हाथ उठाएं, और जो खेल के कपड़े पहने थे उन्होंने हाथ उठाए। वह पूछती है, जो सूट पहने हैं हाथ उठाएं, और सूट पहने हुए आदमियों ने हाथ उठाए। फिर वे अलग हो जाते हैं और प्रत्येक समूह से अलग अलग निपटते हैं। चेयरमैन यांग और भी मजेदार हैं। वह गलती से वू को अपने लोगों में से एक समझ लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वह एक पुलिस वाला है तो वह शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए भेजते हैं। लेकिन वू और जोंग एक ताकत है जिनसे निपटना आसान नहीं है। वे कुशल और मजबूत हैं। वे गुंडों को हरा देते हैं। फिर वो चेयरमैन यांग को हराने के लिए जाता है, लेकिन यांग भी कोई कमजोर नहीं है। वह वू से ज्यादा ताकतवर है। वू जमीन पर गिर जाता है। जोंग उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वह भी यांग के सामने टिक नहीं पाती। वह ताकतवर है, लेकिन वह एकता की ताकत को नहीं समझता। हालांकि वह घायल है, वो किसी तरह यांग का हाथ पकड़ लेता है। जोंग आखिरकार उसे काबू में कर लेती है। जंगवूक पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है।
वह भागने के लिए एक कार ढूंढ रहा है और फिर एक कार उसके पास आकर रुकती है। मिन कार में है और कहती है, अरे सवारी चाहिए। जंग वूक मन ही मन गाली देता है। फिर वह अपने रियर व्यू मिरर में योन हो को देखता है। वह फंस गया है। अब योन हो और मिन दोनों जंग वूक पर अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार हैं। यह असहाय है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जब वे सभी को स्टेशन ले जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और ह्यून मिन और टीसीआई को अलग कर देते हैं। वह खुद ह्यून मिन से सवाल करता है। वह उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यून मिन झुकने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि जंग वुक पीड़ित था। इस बीच जंग वुक का वकील उसे बता रहा है कि कैसे सारा दोष चेयरमैन यांग पर डालकर वह बच सकता है। जंग वुक हंसता है और अपने वकील को वेतन बढ़ाने का वादा करता है। उपायुक्त जानता है कि अगर वह केस जीतना चाहता है तो उसे आखिरी गवाह हान से छुटकारा पाना होगा। वह ह्यून मिन के ब्लैक बॉक्स कैमरा फुटेज को देखता है और नोटिस करता है कि एक जगह है जहां ह्यून मिन गुजरा था। ये वह जगह हो सकती है जहां हान को रखा गया है। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ उस स्थान पर उसे खोजने के लिए जाता है, लेकिन वे बहुत देर कर चुके होते हैं। टीसीआई पहले से ही वहां है। पता चला कि वू ने गुप्त रूप से एक अलग वीडियो कॉपी कर लिया था, इससे पहले कि डिप्टी कमिश्नर सभी सबूतों पर हाथ डाल सके। इसीलिए टीम की 2 महिलाएं पहले वहां पहुंच गईं और हान को बचा लिया। जंगवुक और उनके वकील अभी भी स्टेशन पर हैं, पूरी तरह से अनजान। फिर हान को लाया जाता है। वह जंगवुक पर आरोप लगाता है। फिर वह उन्हें सब कुछ बताता है। वह कहता है कि 10 साल पहले 3 बच्चे नशे में गाड़ी चला रहे थे। वे गाड़ी चलाते समय तस्वीरें ले रहे थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने योन हो की कार को टक्कर मारी, वे कार से बाहर निकले और देखा कि उन्होंने एक जोड़े को टक्कर मारी थी। वे घबरा गए और नहीं जानते थे कि क्या करें। हान पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन जंग वुक ने उसे पीट दिया क्योंकि उसे मुसीबत में पड़ने का डर था। उसके पिता प्रमुख थे। उसने देखा कि महिला अभी भी जीवित थी और गर्भवती थी। हान ने जंग वुक से उसकी मदद करने की विनती की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने दोस्त या गर्भवती महिला की परवाह नहीं थी। वह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए मुसीबत में पड़ने से डर रहा था। उसे लगा कि अगर वे गवाहों को हटा दें तो उसके पिता सब कुछ संभाल सकते हैं, तो उसने उस महिला को कुचल दिया। वह एक भयानक अनुचित मौत मरी। हान डरा हुआ है और यांग उल्टी कर रहा है। सब कुछ उजागर हो चुका है। अब प्रमुख स्थिति को नहीं बदल सकता। यह सब खबरों में है। योन हो निर्दोष है। लोग जंग वुक को उस जोड़े की हत्या के लिए माफ नहीं कर सकते। वह जेल जा रहा है। जब उसके पिता उससे मिलने आते हैं, जंग वुक सोचता है कि उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन प्रमुख ठंडे स्वर में उसे सारी गलती अपने ऊपर लेने और उसका नाम कभी न लेने के लिए कहते हैं। जंग वुक टूट जाता है। उसके पिता उससे मुंह मोड़ रहे हैं। यह सबसे दर्दनाक सजा है जिसे उसे सहना है। प्रमुख, भले ही उन्होंने अपने बेटे को धोखा दिया है, फिर भी पत्रकारों से घिरे हुए हैं। वह मदद के लिए डिप्टी कमिश्नर को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मौकाप्रस्त दोस्त है और जवाब नहीं देता। जंग वुक और उसके पिता के अपराधों को उजागर करने वाला एक वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो रहा है। जिसने यह वीडियो बनाया है वह कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त रिपोर्टर है। इस बीच प्रमुख रिपोर्टरों द्वारा पीछा किए जाने से थक चुका है। वह घर जाने के लिए अपनी कार में बैठता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह घर नहीं जा रहा है। वह देखता है कि ड्राइवर मिस्टर किम है। किम उसे चेतावनी देते हैं, कोई चालाकी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें झील पर ले जाकर फेंक दूंगा। प्रमुख वहां बैठा रहता है, डर के मारे हिलता नहीं। वह चिल्लाता है, गाड़ी रोको, लेकिन किम बिना झिझक यह साबित करता है कि वह गंभीर है। वह प्रमुख को धक्का देता है और उसका फोन मांगता है। प्रमुख सोचता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन किम स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है और गाड़ी को घुमा देता है। प्रमुख डर जाता है और अपना फोन दे देता है। किम उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। प्रमुख जानता है कि वह मरने वाला है, इसीलिए वह इससे बचने की कोशिश करता है। वह सब कुछ अपने बेटे पर डालने की कोशिश करता है। वह किम से कहता है, यह मेरा बेटा था जिसने आपकी बेटी को मारा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। जितना वह बोलता है, किम उतना ही गुस्सा हो जाता है। वह कार को बेतहाशा घुमाता है। जल्द ही टीसीआई और डिप्टी कमिश्नर को खबर मिलती है कि चीफ का अपहरण हो गया है। कैप्टन जंग तुरंत अनुमान लगाते हैं कि अपहरणकर्ता कौन है और किम को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। चूंकि किम का फोन अभी भी बज रहा है, वे उसे ट्रैक कर सकते हैं। चीफ अभी भी किम को अतीत को भूलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि उसे अपनी गलतियां भूलने की अनुमति नहीं है। इस बीच कैप्टन जंग ने किम की लोकेशन ट्रैक कर ली है और उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वह किम का फोन बजता हुआ देखते हैं। वह स्क्रीन पर नाम देखते हैं कि वह योन हो है और अंततः जवाब देते हैं। वह योन हो से कहते हैं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं चीफ और उसके बेटे को अपने हाथों से सजा नहीं दे देता। चीफ स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे हरा देता है। कैप्टन जंग पहले पहुंचने के लिए गति बढ़ाते हैं और किम की कार को रोक देते हैं। चीफ दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे हैं, मदद के लिए बेताबी से पुकार रहे हैं,
लेकिन यह सब बेकार है। काली कार पूरी गति से चलती रहती है, लेकिन अंततः सफेद कार के लिए रुक जाती है। चीफ कार से बाहर निकलते हैं, अपने सामान्य अहंकारी रूप में लौटते हैं और किम को चुनौती देते हैं, आओ और मुझे पकड़ो। किम गुस्से में है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन प्रमुख बस मुस्कुरा रहा है। पुलिस किम को ले जाने के लिए आती है। जंग असहाय है, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो किम नफरत से भर जाएगा। स्टेशन पर प्रमुख और भी चालाक है। वह घायल होने का नाटक करता है और प्रेस के सामने व्हीलचेयर में आता है। वह मांग करता है कि पुलिस किम के साथ नरमी से पेश आए, जिसने उसे अगवा किया था। वह कहता है कि वह अपने बेटे का मामला अभियोजक को सौंपने के लिए तैयार है। उसका बेटा जेल में पूरी तरह से टूट चुका है। दुर्घटना के लिए पुनर्विचार जल्दी शुरू होता है। हैन बिना झिझक के जंग वूक पर उस जोड़े को मारने का आरोप लगाता है। प्रमुख अपने बेटे को बचाने के लिए एक नकली गवाह बनाने की कोशिश करता है। जंगवूक के वकील इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि हान ने प्रमुख को फोन किया था और उससे पैसे वसूले थे, यह दावा करने के लिए कि हान झूठ बोल रहा है। मुकदमा बंद करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जब योन हो किम से बात कर रहा था, उसने प्रमुख को एक छिपी हुई टायर रिपोर्ट के बारे में चिल्लाते हुए सुना, लेकिन उप आयुक्त ने उसे ले लिया था। अब टीसीआई के पास सच्चाई जानने का केवल एक तरीका है, टायर रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति को ढूंढो। वह प्रोफेसर जिन हैं। सौभाग्य से वह कल अमेरिका से कोरिया वापस आ रहे हैं। प्रोफेसर जिन के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही टीसीआई के लोग उनसे मिलते हैं। उन्होंने यह योजना बनाई थी। वह गवाही देने के लिए अदालत जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन प्रमुख पहले वहां पहुंच जाता है। प्रमुख खुद टायर रिपोर्ट जारी करता है। वह योन हो को निर्दोष साबित करता है और अपने बेटे पर आरोप लगाता है। जंगवूक हैरान और अवाक रह जाता है। अदालत कक्ष में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। यह पता चलता है कि यह उप आयुक्त की योजना है। मुखिया एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की छवि बनाना चाहते हैं। वह अपने बेटे का पक्ष लेते हुए नहीं दिख सकते, इसलिए वह अपने बेटे का गला घोंट देते हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है। जंगवूक रोने लगता है और पागल हो जाता है। वह खड़ा होता है और अपने पिता पर आरोप लगाता है। वह कहता है कि जब उसने उस महिला को 2 बार कुचला तो उसने अपने पिता को बुलाया ताकि वह गड़बड़ी को साफ कर सके। उसके पिता, जो अपनी प्रेमिकाओं के साथ व्यस्त थे, ने समझदारी से उसे बताया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रमुख यह सुनते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा सही दिमाग में नहीं था, वह बस बकवास कर रहा है। उसे अब भी लगता है कि वह स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर जिन अदालत में प्रकट होते हैं। उन्होंने गवाही दी कि प्रमुख उनसे मिलने आए थे और टायर रिपोर्ट चुरा ली थी। मुखिया पर उसके बेटे और प्राधिकरण दोनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। वह फंस गया है। जंगवूक को उसके जल्दबाजी में किए गए कार्यों के लिए जेल की सजा दी जाती है। मुखिया अपनी स्थिति खो देता है। उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और वह अब जेल में है। उपायुक्त, जो हमेशा से अवसरवादी मित्र रहा है, शक्तिशाली लोगों से वफादारी की कसम खाता है और हमेशा शक्तिशाली लोगों के प्रति वफादार रहेगा। लेकिन प्रमुख को जेल हो गई है। यह कोई छुट्टी नहीं होने वाली है। उसे वही खाना पीना होगा जो उसे दिया जाएगा। उसने सोचा था कि वह किसी भी मुसीबत से पैसे देकर निकल सकता है, लेकिन इस बार उसे एक सख्त जज मिला है। वह घोषणा करती है कि उसे 12 साल की जेल की सजा दी जाएगी और 1.5 अरब वॉन का मुआवजा देना होगा। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने सब कुछ खो दिया है। चेयरमैन यंग भी पुलिस कार के पीछे हैं। वह अवाक हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि इस सब के बाद डिप्टी कमिश्नर को तुरंत चीफ की खाली जगह पर पदोन्नत कर दिया जाता है। वे फिर से एक साथ हैं। मिन बिना हिचकिचाए इस बात को उठाते हैं कि डिप्टी कमिश्नर भ्रष्ट है। वह टैक्सी ड्राइवर के लिए पर्दा डाल रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं था। वह कहती है, एक दिन मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। बुरे लोगों को उनकी सजा मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर बहुत चिढ़ गया है। वह मिन के आरोपों की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को करता है। मिन गुस्से में है। टीसीआई को भंग करने के लिए मजबूर किया जाता है और योन हो को एक दूरस्थ द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1 साल बीत चुका है। योन हो ने अपनी नई नौकरी में कुछ अच्छे दोस्त बना लिए हैं और अपने नए सहकर्मियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। जब वह बोर होता है तो वह स्थानीय लोगों के साथ समय बिताता है। वू और जियांग अब भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। वू पर्यवेक्षक है, जियांग ट्रैफिक पेट्रोलमैन है और मिन अब भी अपराधियों को पकड़ता है और हमेशा की तरह कूल है। जब टीम अपनी नियमित बैठक के लिए इकट्ठा होती है तो उन्हें एहसास होता है कि योन हो गायब है। वह पहले ही गेस्ट हाउस छोड़ चुका है। उसे अपने मकान मालिक का फोन आता है। वह कहता है कि उसकी बेटी सियुंग आ कल रात से गायब है। चूंकि वह एक पुलिस वाला है, वह मुख्य भूमि पर लौटने की अपनी योजनाओं को स्थगित कर देता है। वह और उसके साथी उसे खोजने के लिए बाहर जाते हैं। वे चट्टान के पास से सुंगे के लाल जूते पाते हैं। उसके पास उसके पिता को बुरी खबर देने के अलावा कोई चारा नहीं है। बचाव दल अभी भी खोज कर रहा है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ। अगले दिन वह यह देखकर हैरान होता है कि उसके पुराने साथियों में से एक उसे खोजने के लिए द्वीप पर आया है।
वे सभी एक साथ मिलकर सियोंगा की गुमशुदगी की जांच में उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वे यह पता लगाने के लिए टीसीआई सुरक्षा कैमरों की जांच करते हैं कि उसे आखिरी बार कहां देखा गया था। योनहो को घटनास्थल पर एक कार का हिस्सा और सियोंगा की चाबी का गुच्छा मिलता है, जिसका मतलब है कि वह गायब नहीं हुई। इसका संबंध एक कार दुर्घटना से है। कप्तान यह खबर सुनता है और मामले की जांच में मदद करने के लिए नाव से द्वीप पर जाता है। योनहो अपने डेटा की जांच करता है और पाता है कि सियोंगा अपनी दोस्त का जन्मदिन मनाने गई थी, लेकिन जब वह उसकी दोस्त से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि सियोंगा ने खुद को स्कूल में अलग कर लिया है। उसके कोई दोस्त नहीं है। हालांकि उसके दोस्त ने सियोंगा को एक आदमी के साथ चलते हुए देखा। वे हंस रहे थे और बहुत करीब लग रहे थे। योनहो अपने कार्यालय वापस जाता है और कार के हिस्से को एक कार विशेषज्ञ के पास ले जाता है। उसे पता चलता है कि यह एक सिल्वर स्टैलोन से है। वह सभी गांव वालों से पूछता है जिनके पास स्टैलोनी है कि वे अपनी कारों को निरीक्षण के लिए पुलिस स्टेशन लाएं। वो कार की जांच करता है, लेकिन उसे कोई मेल खाते कार के पुर्जे नहीं मिलते। हालांकि जिस जगह से सियोंगा गायब हुई थी वहां के एक सुरक्षा कैमरे में टूटी हुई खिड़की वाली सिल्वर स्टैलोन दिखाई देती है, इसलिए यह वही कार होनी चाहिए। जो टीसीआई घर के सुरक्षा कैमरों की जांच करता है और देखता है कि सिल्वर स्टैलोन गांव में प्रवेश कर रही है। वे कार के रास्ते का पता लगाते हैं और पता चलता है कि कार उस सड़क के नीचे रुकी थी जो पहाड़ी की ओर जाती है। स्थानीय पुलिस कहती है कि जी परिवार उस पहाड़ी पर दफन है। जी परिवार का एकमात्र सदस्य जो अभी भी गांव में रहता है वह ह्यूनसू है। पुलिस ह्यूनसू की गहराई से जांच करती है। वे पता लगाते हैं कि सियोंगा के गायब होने के बाद वह द्वीप छोड़कर चला गया, शायद अपनी कार की सर्विस कराने के लिए। जब वह वापस आया तो वह स्थानीय लोगों के साथ पीने गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने एक घूंट भी नहीं लिया। जब पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जो ह्यूनसू के साथ पी रहे थे तो सभी ने उसका बचाव किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे वे सियोंगा और उसके पिता से नफरत करते थे। उन्होंने कहा कि वे अजनबी थे। ह्यूनसू पैसे कमाने और आनंद लेने के लिए द्वीप पर एक रिसोर्ट खोलने आया था, लेकिन वह स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच योनहो ह्यूनसू की कार की जांच करने जाता है। फिर वह स्टेशन वापस जाता है और वू से कार के आईडी नंबर की जांच करने के लिए कहता है। वे पता लगाते हैं कि दोनों नंबर मेल नहीं खाते। इसका मतलब है कि ह्यूनसू का एक साथी है। किसी ने उसके लिए एक नई कार खरीदी और उस पर पुरानी लाइसेंस प्लेट लगा दी। अगले दिन मिन और योनहो सियोंगा की खोज के लिए जी परिवार की पहाड़ी पर जाने का निर्णय लेते हैं। रास्ते में उन्हें सियोंगा का ईयरबड मिलता है। इस बीच स्टेशन पर वो बंदरगाह पर सुरक्षा कैमरों की जांच करता है। उसे वह कार मिलती है जो सियोंगा के गायब होने के अगले दिन द्वीप पर आई थी। कार जी सूक के नाम पर पंजीकृत है, जो एक स्थानीय है। वो को पता चलता है कि जी सूक ने अपनी कार को आज सुबह कबाड़खाने में नष्ट करने के लिए ले गई थी। उसे तुरंत पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाया जाता है। वह कहती है कि उसे ह्यूनसू की कार के बारे में कुछ नहीं पता। वह बताती है कि उसने अपनी कार इसलिए नष्ट कर दी क्योंकि वह एक ज्योतिषी के पास गई थी और उसने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अचानक गांव का मुखिया ह्यूनसू के साथ अंदर आता है। वह बताता है कि वह सिर्फ जीसूक पर मजाक करना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से अपनी कार उसके साथ बदल दी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने उसकी कार को कबाड़ खाने ले गई। एक और गांव वाला ह्यूनसू की गवाही देता है। मुखिया उसका बचाव करता है। वह पुलिस पर चिल्लाती है, तुम्हें सभी को जाने देना होगा। टीसीआई को एहसास होता है कि सभी ग्रामीण एक दूसरे को बचा रहे हैं, इसीलिए अगले दिन वे एक बैठक आयोजित करते हैं। वे सभी को बताते हैं कि वे जल्द ही सियोंगा को ढूंढने वाले हैं। वे उसके वायरलेस ईयरबड्स का उपयोग करके उसकी लोकेशन ट्रैक करेंगे। ग्रामीण भोले होते हैं, इसीलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उस रात मिन और योनहो संदिग्धों पर नजर रखते हैं। वे देख रहे हैं और फिर वे उन्हें देखते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि वही 4 लोग हैं जो पुलिस स्टेशन में एक दूसरे को बचा रहे थे। पुलिस वाले यह देखकर हैरान हैं कि उनके अपने में से एक इस कवर अप में शामिल है। वह पीने की पार्टी में था। चारों ने शराब पी थी, इसलिए उन्होंने उसे कार चलाने के लिए दी। जब वे शरीर को खोदते हैं, मिन और योनहो दिखाई देते हैं। वे सभी 5 अपराधियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन शव सियोंग आह का नहीं है। यह वह लड़का है जिसने उसे बचाया था। इस बीच कप्तान ने सियोंग आह का स्थान ढूंढ लिया है और उसे सुरक्षित उसके पिता के पास वापस ले आया है। वह उसे बताती है कि जिसने उसे बचाया उसका नाम आर्मिन है। उस दिन उसका जन्मदिन था। आर्मिन का जन्मदिन मनाने के बाद वे घर वापस जाने के लिए शॉर्टकट लेते हैं और उन 5 से टकरा जाते हैं। आर्मिन सियोंगाह को रास्ते से हटा देता है और वह कार से टकरा जाता है। युंगसू उसे चेक करता है, वह मर चुका है। फिर वे अपना निशाना सियोंगाह पर बदल देता है। पुलिस सोचती है कि उन्हें दोनों को जिंदा दफना देना चाहिए, लेकिन शरीर को पहाड़ी पर ले जाना बहुत भारी है। वे उसे बंद करने का फैसला करते हैं। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, गांव का मुखिया गुस्से में है। वह पुलिस पर चिल्लाती है, लेकिन उसने अपनी ताकत खो दी है। आप कानून तोड़ते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। मामले को सुलझाने के बाद टीसीआई आखिरकार सुर्खियों में है।
उन्हें सभी से प्रशंसा और पहचान मिल रही है और उन्हें सभी को उच्च पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है, लेकिन वे घमंड नहीं करते। वे अपने पसंदीदा बार में जश्न मनाते हैं। टीसीआई फिर से काम में है, लेकिन अब वे राष्ट्रीय पुलिस विभाग का हिस्सा हैं। योनहो ने अपने लिए एक नई कार खरीदी। वह अतीत को भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने मिस्टर किम की बेटी को नहीं भुलाया है। अब उनके लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। मिन की मुलाकात डिप्टी कमिश्नर से होती है। अब वे एक ही स्तर पर हैं, इसलिए उसके लिए उसके भ्रष्टाचार का बदला लेना बहुत आसान होगा। ये सिर्फ एक खाली धमकी नहीं है। मिन वही करेगी जो वह कहती है। वह उसे पूरी तरह से हैरान कर देती है। यह स्थिति की वास्तविकता है। लोग ट्रैफिक दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। यह दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो, 1 मिनट की रफ्तार, जीवन भर का पछतावा याद रखें। ये फिल्म का अंत है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।